हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं प्रयास जेई 2.0 में। और आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 7 करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बताइए कैसे हैं आप सब लोग। ऑडियो वीडियो अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप करके मुझे इन्फॉर्मेशन दे दें कि सब कुछ बढ़िया है सर। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हम्म बताओ बताओ, क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है। सब मस्त एकदम, सब बढ़िया। क्या बात है भाई। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सब लोगों को गुड मॉर्निंग यार। मैं बहुत बढ़िया हूँ भाई, मैं बहुत ही अच्छा हूँ। और हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज लेक्चर नंबर 7 है इसका, है ना। तो इसके बाद हम लोग 2-3 लेक्चर में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। लगभग 10 एक लेक्चर तक हम लोग इस चैप्टर को लेके जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर है इसलिए थोड़ा सा 10 लेक्चर लिए, वरना स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर यही चैप्टर थोड़ा बाद में आता तो ये हो सकता है 7 लेक्चर 8 लेक्चर में खत्म हो जाता, है ना। लेकिन फर्स्ट चैप्टर है, इस वजह से थोड़ा सा अपने को टाइम ज्यादा लगा है, ठीक है ना। तो वो बाकी तुम टेंशन मत लेना कि कोई सर बाकी सिलेबस आगे पीछे कब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है ना। वो हम लोग स्पीड अपने आप मेंटेन कर लेंगे। फर्स्ट चैप्टर है तो थोड़ा सा स्पीड कम था, आगे इतना कम स्पीड नहीं रहेगा। प्रॉपर टाइम जो शेड्यूल अपने को दिया हुआ है उस पर ही हम लोग सिलेबस कंप्लीशन करेंगे, तो उसके लिए हमारी स्पीड भी एक अच्छे ढंग से मेंटेन रखना जरूरी है। यस। ड्यूरेशन कितनी रखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है जब भी कोई एक्स्ट्रा क्लास होती है कि सर ये बता दो इसका ड्यूरेशन क्या होगा। तो भैया ड्यूरेशन मिनिमम 2 आवर्स। क्या बोला है, ड्यूरेशन इज मिनिमम 2 आवर्स। आज जेई एडवांस का रिजल्ट भी आने वाला है ना, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। तो आप में से ही बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है जो एडवांस का पेपर दिया हो अब की बार। यस, आपके बड़े भाई बहन हो सकता है उन्होंने एडवांस का पेपर दिया, तो उनका रिजल्ट अच्छा खासा रहा है, तो भी रिजल्ट सेलिब्रेशन भी होना है आज ही, है ना। तो वहां पर भी जाना है। और इसी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा, है ना। बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं होगा, लेकिन लगभग 2 घंटे के बराबर हम लोग क्लास रखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है दादा। कल वाला मैच जीत गए भाई, क्या गजब मैच हुआ, मतलब एकदम जबरदस्त। आज सेमीफाइनल है हमारा। हाँ, एकदम जोरदार। आ जाओ। तो आज क्या क्या करेंगे देखो, सबसे पहले तो मैं आपको होमवर्क थोड़ा सा जो क्वेश्चन दिए थे लास्ट क्लास में होमवर्क डिस्कस कर लेंगे। फिर आज हमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़नी है ना। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है इसके बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन दूंगा, जितना हमारे केमिस्ट्री में काम का है, बाकी सारा सब कुछ आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद आज का जो अपना मेन मोटिव रहेगा वो बोर एटॉमिक मॉडल है। और अगर हमने बोर एटॉमिक मॉडल खत्म कर दिया टाइम पे तो फिर हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ की तरफ चले जाएंगे। ठीक है। तो ये मतलब ऐसा आज रहने वाला है। हाँ हाँ हाँ, आज बेटा मैं नोएडा स्टूडियो से क्लास ले रहा हूँ, नोएडा से ही। ठीक है। अरे भाई हेयर स्टाइल कोई चेंज वेंज नहीं है। अभी क्या हुआ ना, रात को हमारा मैच था, लेट नाइट, मतलब हम लोग आए, मैं करीबन 12 बजे के लगभग होटल में आया। तो मतलब आप लोग मोहन सर को जानते हो, मोहन सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, है ना। तो मोहन सर मुझे छोड़ के गए अपनी स्कूटी से। तो मैंने कहा यार स्कूटी मेरे पास ही रहने दो, मैं सुबह क्लास लेने चला जाऊंगा इसी से। तो मैंने होटल ही रख ली उनकी स्कूटी। सुबह सुबह फिर मैंने कहा यार नहा धो के अभी हेलमेट हेलमेट कौन लगाएगा, तो मैं बिना हेलमेट लगाए स्कूटी से आ गया क्लास लेने। पास में ही था मतलब होटल ना, स्टूडियो से। तो उस वजह से ये बाल ऐसे हो गए फिर, मतलब ये हवा की वजह से, और कोई मतलब जानबूझ के किया हुआ चेंज नहीं है भाई, ये अपने आप ही हुआ हुआ चेंज है। ठीक है। और मुझे लग रहा है कि हाँ मतलब मोहन सर के चालान भी हो गया आज। हाँ, बिना हेलमेट वाला चालान भी हो गया है। हाँ, मैंने सोचा यार 2 मिनट का रास्ता है, कौन मतलब रास्ते में कोई आएगा। लेकिन मुझे लगा कि मतलब मोहन सर को 2-4 हज़ार रुपए का नुकसान हो ही गया आज, है ना। हाँ। आ जाओ। तो करते हैं हम लोग सेशन को स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन जो होमवर्क में दिए थे देखो, ये वाला क्वेश्चन कर लिया क्या आप लोगों ने, जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया था, किया आप लोगों ने। यस, किया आप लोगों ने। क्या कह रहा है, लिखता है कि दी फर्स्ट मेंबर ऑफ बामर सीरीज। अरे मेरे भाई अगर बामर सीरीज का नाम आ ही गया है, बामर सीरीज का नाम, अच्छा हाँ हेलमेट लगा के यात्रा जरूर करें भाई।
है ना, यात्रा लगा के यात्रा क्या मतलब, हेलमेट लगा के यात्रा जरूर करें। बिना हेलमेट के यात्रा करना बहुत नुकसानदायक हो सकता है आपके लिए। वो नुकसानदायक फाइनेंशियली भी हो सकता है और शारीरिक रूप से भी हो सकता है, इसलिए हेलमेट जरूर लगाएं। ये तो मेरी गलती थी, लापरवाही है वैसे। हाँ मतलब हेलमेट लगाना चाहिए बिल्कुल। हाँ यस, आ जाओ। तो लिखता है फर्स्ट मेंबर ऑफ बामर सीरीज। अच्छा बामर सीरीज कह दिया, मतलब इसका मतलब क्या हो गया बेटा, N1 इज इक्वल टू 2 हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया सर। और कहता है कि जो वेवलेंथ है, जो λ1 है, जो λ1 है वो 656.3 नैनोमीटर दे रखी है, ठीक है सर मान लिया। कैलकुलेट द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड मेंबर ऑफ द सेम सीरीज। फर्स्ट मेंबर का मतलब समझते हो, फर्स्ट लाइन की बात कर रहा है ये। फर्स्ट मेंबर का मतलब फर्स्ट लाइन, और फर्स्ट लाइन मतलब N1 इज इक्वल टू अगर 2 है तो N2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। ये कोई बोल ही नहीं रहा यार, मैं सही कह रहा हूं क्या, यही होगा। तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था 1/λ1 इज इक्वल टू आर को आर ही रहने देते हैं, है ना, 1/n1 स्क्वायर। n1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 1/n2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो यहां से ये मिल गया 1/λ1 इज इक्वल टू आर एच, ये हो जाएगा 36। आर लिखा हो आर एच लिखा हो एक ही बात है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 9 चौक 36 और ये हो जाएगा सर 5/36। बोलो यस। तो यहां से अगर मान लो मैं λ1 निकालूं, एक बात के लिए मान लो, एक बार के लिए, तो λ1 कितना आ जाएगा 36/5 आर एच। बोलो ना, सही लिखा है मैंने, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 है, लिख सकता हूं ऐसे, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मान लो यहीं पर आपसे λ2 सेकंड मेंबर की बात कर रहा है महाराज, सेकंड मेंबर का मतलब λ2 हमसे पूछा है। सेकंड मेंबर के लिए n1 का वैल्यू तो आज भी 2 ही रहेगा, लेकिन सर n2 का वैल्यू 4 हो जाएगा। 3 से 2 में आएगा फर्स्ट लाइन, 4 से 2 में आएगा सेकंड लाइन। लास्ट क्लास में हम लोग ये सारी बात कर चुके हैं। ये हो जाएगा सर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यस, तो यहां से दादा ये हो जाएगा सर आर एच, ये हो गया 16, 4 चौक 16 और 16 16 3/60। तो यहां से जो λ2 का वैल्यू आया 16/3 आर एच आ गया। सर इसका क्या करें, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। मैंने कहा यार दादा एक काम कर दे तू, λ1 को λ2 से डिवाइड कर दे। आपने कहा सर बिल्कुल कर देंगे। यस, तो आपने λ1 को λ2 से डिवाइड किया, ये हो गया 36 डिवाइडेड बाय 5 आर एच, और ये हो जाएगा 16 इंटू 3 आर एच। ये लो सर, आर एच से आर एच उड़ गया, है ना। और कुछ भी उड़ रहा है क्या, ये सर देखो ना, ये 18 और 8, ठीक है सर, 18 और 8, और ये 4 और 9, तो ये हो गया सर 9 3 27 और 5 चौक 20। दिस इज λ1 का वैल्यू हमारे पास पहले से ही क्वेश्चन में दे रखा है 656.5 डिवाइडेड बाय 656.3, यस, डिवाइड बाय λ2। तो यहां से λ2 का वैल्यू मिल जाएगा 20 इंटू 656.3 डिवाइडेड बाय 27। लेकिन ये वैल्यू किस में आएगी, नैनोमीटर में आएगी, बिकॉज आपने ये वैल्यू नैनोमीटर में लिखी है। बताओ समझ में आ गया क्या। अब मेरे हिसाब से कैलकुलेशन आप खुद से कर लोगे। यस बोलो दादा, कैलकुलेशन हो जाएगी ना खुद से। अरे क्वेश्चन समझ में आया ना, जब भी क्वेश्चन ऐसा है ना कि फर्स्ट वेवलेंथ, फर्स्ट जो वेव है या फर्स्ट जो सीरीज है, फर्स्ट जो मेंबर है, फर्स्ट जो लाइन है उसकी वेवलेंथ इतनी है, सेकंड लाइन की वेवलेंथ बताओ, सेकंड की इतनी है, फोर्थ की बताओ, तो मतलब आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। यस, मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर है क्या, है ना। तो यहां से λ2 आ जाएगा नैनोमीटर में, और λ2 आ गया तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। यस, क्या हुआ, क्या गलती है, कुछ ऊपर नीचे किया है क्या, कैलकुलेशन में कुछ ऊपर नीचे हुआ है क्या। ये तो मेरे हिसाब से 9 3 27 5 चौक 20 आएगा, क्या दिक्कत है। हाँ मतलब देख लेना तुम, अगर फिर भी कुछ ऊपर नीचे हो ना तो तुम इसको चेक कर लेना। अब बहुत सारे लोग ये भी बोल सकते हैं कि सर ये इसका हमने रेशियो क्यों लिया, हम इसको डायरेक्ट भी तो कह सकते थे। यस, तो डायरेक्ट में देखो मैं बताऊं होता क्या है, कई बार वो क्या करता है ना, जैसे ये वैल्यू दे रखी है, ये हो सकता है उसने एक्चुअल वैल्यू ना दे रखी हो। हम तो क्या कर रहे हैं, अगर डायरेक्ट करेंगे तो हम एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे। हो सकता है ये वाली वैल्यू एक्चुअल वैल्यू ना हो। आपसे ये कहना चाहता है क्वेश्चन में, कई बार ऐसे पूछ लेता है कि अगर बताओ, मान लो ये क्वेश्चन ऐसा होता, फर्स्ट मेंबर जो है उसका वेवलेंथ x है, तो सेकंड मेंबर का वेवलेंथ कितना होगा। ऐसे सोचो, फर्स्ट मेंबर का वेवलेंथ अगर x है तो सेकंड मेंबर का वेवलेंथ कितना होगा, फिर कैसे करोगे। फिर तो आपको x की टर्म में सेकंड वेवलेंथ निकालनी होती है ना, x की टर्म में सेकंड वेवलेंथ निकालनी होती है। तो x की टर्म्स में निकालना, इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं जाके डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना।
तो यहां पर ये लफड़ा होता है। एक्चुअल वैल्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसको एक्चुअल वैल्यू पूछना होगा तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि बताइए बामर सीरीज में जो सेकंड लाइन है उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, तो वो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा। लेकिन अगर वो कह रहा है फर्स्ट की इतनी है तो बताओ सेकंड की कितनी होगी, इसका मतलब हो सकता है जो फर्स्ट वाले की टर्म्स में सेकंड वाले की वैल्यू निकालनी है, दैट्स वाई मैंने इसको डिवाइड करके किया है। ठीक है ना, ये समझ में आने की जरूरत है। आओ देखो एक और क्वेश्चन, बहुत ही साधारण सा, बहुत ही आसान सा, जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से इसमें कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा मतलब बहुत आराम से कर लोगे आप। द रीजन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेयर द बामर सीरीज, है ना सर बामर सीरीज कहां थी, विजिबल रीजन में थी। बामर सीरीज को हम लोग अपनी आंखों से देख पाएंगे, और मैंने आपसे कहा था सबसे पहले जो बामर सीरीज है वही डिस्कवर हुई थी। आइए एक और क्वेश्चन था, ये भी आपका होमवर्क था, अच्छा क्वेश्चन है। यस, इसमें मैथ्स वगैरह सारा सब कुछ लग जाएगा, है ना, इसमें मैथ्स वगैरह सारा सब कुछ लग जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, फॉर एमिशन लाइन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन फ्रॉम इनिशियल दे रखा है 8 टू NF इज इक्वल टू 9, द प्लॉट ऑफ वेव नंबर अगेंस्ट, वेव नंबर अगेंस्ट, ये क्या था वेव नंबर का किसके अगेंस्ट मांग रहा है ये मुझे लग रहा है समथिंग इज फिशी अबाउट दिस। यस, ये मेरे हिसाब से 1/n² होना चाहिए, है ना, ये मेरे हिसाब से 1/n² होना चाहिए। हाँ 1/n² का म्यू बार का 1/n² के साथ रिलेशन पूछ रहा है हमसे, है ना। हाँ 2019 जेईई मेंस का क्वेश्चन है, चलो एक बार करके देखो। देखिए अरे कर कैसे लिया, इसमें तो था ही नहीं कुछ लिखा हुआ ही, कह रहा सर मैं एक बार चेक कर लेता हूं 1/n² ही है या फिर कुछ गलत तो नहीं है ना। हाँ देखो एक बार, मैं एक बार चेक कर लेता हूं बेटा, है ना, मैं एक बार देख लेता हूं क्वेश्चन क्या था, एक्चुअल क्वेश्चन क्या था, पता चले गलत हो जाए फालतू में ही। हाँ 1/n² ही है बेटा, है ना, 1/n² ही है। यस हाँ जी 1/n² ही है, ठीक है 1/n² ही है, बिल्कुल सही है। यस 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 1/n² ही है। चलो फिर दे दूं पोल इसका, हाँ जी दे दें पोल, पक्का दे दिया जाए पोल, पक्का। लो आओ जी, पोल आप लोगों की स्क्रीन पर है, ये रहा, करके बताइए। ठीक सा क्वेश्चन है थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ ग्राफ बनाना है और ग्राफ बना के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ग्राफ तो आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ लिया ग्राफ बनाना, और मैथ्स में तो तुम लोग जानते ही हो, ग्राफ में माहिर हो तुम, एक्सपर्ट हो, है ना, ग्राफ राफ तो तुम निपटाई दोगे ऐसे ही। यस आ जाओ आ जाओ, क्वेश्चन आपके सामने है। पोल होने जा रहा है खत्म। आज मुझे लग रहा है सिर्फ अपनी एक्स्ट्रा क्लास है, बाकी और किसी की नहीं है शायद, है ना। चलो अच्छा है, बाकी की नहीं है तो है? हाँ जी चलो, पोल होने जा रहा है खत्म। ये लो जनाब भैया, पोल हो गया खत्म। रिजल्ट देख लेते हैं, 45% लोगों ने सही जवाब दिया। देखो मुझे पता था कि इसमें जो डाउट होगा वो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में ही होगा बहुत सारे बच्चों को, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, इसमें देख रहे हो आप लगभग बराबर से नंबर है ना, 45 और 40 का रेशियो है। पृथ्वीश, चनप्रीत सिंह, सार्थक, हंटर सिंह और विवेक, ये हैं हमारे टॉप 5 स्टूडेंट। देखो यहां से इस क्वेश्चन को देखना क्या है, मतलब है ना, इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है आपसे। कह रहा है इलेक्ट्रॉन जो है उसका ट्रांजिशन हो रहा है 8 से n तक। यह आपको समझना पड़ेगा, 8 से n ऐसा है, इसका मतलब n फाइनल, ये जो 8 दे रखा है वो बड़ा नंबर है, जो ये फाइनल दे रखा है ये छोटा नंबर है। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा आपको। यस, अगर मैं कहूं इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन 2 से 1 हो रहा है, 4 से 2 हो रहा है, 7 से 2 हो रहा है, इसका मतलब 7 इज योर n2 एंड 4 इज योर n1। मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज योर n2 एंड दिस इज योर n1। आपको ये चीज समझ में आ रही है क्या? ये चीज अगर आप लोगों ने समझी, अगर आपने उल्टा समझ लिया ना कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा तो गड़बड़ हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि जब हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमेशा एमिशन की बात होती है, और जो एमिशन होता है वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ होता है। एमिशन के केस में इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ जाता है। यस मेरी बात समझ में आ रहे हो? एमिशन है तो हायर से लोअर में आएगा। तो यहां से देखो 1/λ आपने लिखा, 1/λ को आप लोग म्यू बार कह रहे हो, RH 1/n1², यस माइनस 1/n2², यही होगा फॉर्मूला, बोलो। तो हमसे 1/μ, यस 1/λ,
या म्यू बार लिख देते हैं, है ना, वेव नंबर मतलब म्यू बार की बात हो रही है, तो इसका रिलेशन आ जाएगा, देखो आर एच एन वन स्क्वायर कितना है एन स्क्वायर, और एन वन स्क्वायर कितना है 1/8 का स्क्वायर। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये देखो ऐसा हो जाएगा आर एच इंटू 1/n स्क्वायर माइनस आर एच इंटू 1/8 का पावर 2। अब यहां देखो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है बताओ, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है बताओ म्यू बार और 1/n स्क्वायर के बीच ग्राफ कैसा बनेगा। तो हमने कहा सर कोई बात नहीं, जो हमारा म्यू बार है वो वाई एक्सिस पे है, दिस इज योर वाई एक्सिस, 1/n स्क्वायर जो है ये हमारा एक्स एक्सिस पे है, दिस इज योर एक्स, तो ये जो स्लोप बनेगा वो बन जाएगा m माइनस सी बन जाएगा, दिस इज योर इंटरसेप्ट। तो इस हिसाब से जो हमारा स्लोप बना वो कौन है, आर एच है, लीनियर ग्राफ आएगा y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का, और उसमें जो स्लोप होगी वो कितनी होगी, आर एच होगी। एक बार फटाफट से थम्स अप बताओ, यस आपको समझ में आ गया क्या, यस फटाफट से बताओ बेटा, आपको कैसे पता लगेगा छोटा है कि बड़ा, यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि जब भी हम लोग ट्रांजिशन की बात करते हैं स्पेक्ट्रम में, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में, तो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ट्रांजिशन होता है, क्योंकि एमिशन की बात तभी होगी जब आप ऊपर से नीचे आए हो, और ऊपर से नीचे आए हो इसका मतलब ऊपर से नीचे, अगर मैं कहूं 4 से 2 इसका मतलब क्या है, 4 ये 2, 4 ये 2, छोटा वाला 2 बड़ा वाला 4, क्या दिक्कत है, इस तरह से पता लगेगा। यस पक्का, डन, आगे चले, बहुत बढ़िया, ठीक है साहब। ये वाले जो क्वेश्चंस थे, ये वाले जो क्वेश्चंस थे वो थे, ये वाले क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में होमवर्क दिए थे, है ना, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए थे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर आज हमारा लास्ट टॉपिक है ड्यूअल रेडिएशन, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में पार्टिकल नेचर की बात हो रही है अब, है ना, ये किसकी बात हो रही है, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना। कुछ फिनोमेना ऐसे थे जिसको वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, उसके लिए हम लोगों ने पार्टिकल नेचर लिया था, है ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की हम लोग बात करने वाले हैं। यस, लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था व्हाट इज ब्लैक बॉडी, है ना, कि भैया ब्लैक बॉडी जो होता है ना उसको जितना भी खाने को दे दो सब खा जाएगी, और जिस दिन निकालने की बारी आएगी सारा निकाल देगी। मतलब सर इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ब्लैक बॉडी एक ऐसा आइडियल बॉडी होता है जिसके ऊपर आप कोई भी वेवलेंथ डाल दो, उसके ऊपर कोई भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डाल दो, वो सारी की सारी रेडिएशन क्या कर लेती है, अब्सॉर्ब कर लेती है, और जिस दिन एमिट करती है सारी की सारी रेडिएशन वापस एमिट कर देती है ना, अपने पास कुछ नहीं रखती, है ना। उसको लगता है कि सब मोह माया है, दिया है किसी का तो ले लो, किसी को देना है तो सब कुछ दे दो, है ना। तो मतलब इसी सिद्धांत पे काम करती है ब्लैक बॉडी, और ये जो रेडिएशंस ब्लैक बॉडी ने एमिट करी हैं उसको बोला जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ठीक है, यस, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, डन। अच्छा, यस, हाँ, तो अब देखो, हाँ ब्लैक होल ये सारा सब कुछ ब्लैक बॉडी आप उसको कह सकते हो। यस, अब देखो ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस होती है इसको आप लोग वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अच्छा सर क्यों नहीं कर पाते, मतलब आप यहां पर एक वेव नेचर का मीनिंग समझो, व्हाट इज वेव नेचर। जैसे मान लो अगर मैं कहूं कि मैं एक पार्टिकल हूं, मैं एक एटम हूं, है ना, मैं एक एटम हूं, जो मैं वेव नेचर को मान के चल रहा हूं, मैंने एक वेव एमिट करी है, मैंने क्या करी है, एक वेव एमिट करी है, यस मैंने क्या करी है, वेव एमिट करी है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने वेव एमिट करी है तो इसका जो लेमडा होगा वो फिक्स होगा, बोलो तो सही, इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा क्या वो फिक्स होगा, बोलो, इसका जो लेमडा होगा वो फिक्स होगा, फ्रीक्वेंसी फिक्स होगा। हम लोग कहते हैं ना कि एक फोटोन की वेवलेंथ ये है ना, लाइट का वेवलेंथ ये है, इस फोटोन का वेवलेंथ ये है, यस उसके कोरस्पॉन्डिंग हम लोग एनर्जी निकालते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब मैं वेव नेचर की बात करूंगा, अगर कोई भी एटम आपका रेडिएशन एमिट करेगा और अगर वो वेव नेचर को शो करता हो, वेव नेचर को शो करने का मतलब उसका जो लेमडा होगा वो फिक्स होगा, लेमडा फिक्स होगा तो उसका फ्रीक्वेंसी फिक्स होगा। और मुझे एक बात बताओ, अगर लेमडा उसका फिक्स है तो क्या उसका कलर भी फिक्स होगा क्या। और ये सर बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लो मैंने जो रेडिएशन एमिट करी है उसका कलर रेड कलर का था, तो वो रेड ही रहेगा हमेशा, है ना। रेड कलर की वेवलेंथ हमेशा रेड ही रहेगी, वो रेड से कुछ और कलर में नहीं जा सकती, इंडिगो नहीं हो सकता। मेरी बात समझ रहे हो क्या आप लोग। यस, अगर ये वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है तो जो इसका लेमडा रहेगा रेडिएशन का वो फिक्स रहेगा। लेमडा फिक्स है मतलब फ्रीक्वेंसी फिक्स है, फ्रीक्वेंसी फिक्स है मतलब उसका कलर फिक्स है ना। दिस इज वेव नेचर। अच्छा सर, है ना, अब सर समझ में तो आ गया, मतलब समझ में तो आ गया। अब आप समझो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को वेव नेचर से क्यों नहीं समझाया जा सकता, है ना, क्यों नहीं समझाया जा सकता, मैं बताता हूं। जैसे मान लो आपके पास लोहा है, लोहा,
आयरन, एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया इसका बहुत बढ़िया, मतलब पूरा लोहे को आप लोग गर्म करने लगे, ठीक है सर, लोहे को मैं क्या करने लगा, गर्म करने लगा, क्या करने लगा, गर्म करने लगा, ठीक है, गर्म कर रहे हो आप, गर्म कर रहे हो, तो लोहे का कलर कैसा हो जाएगा बताइए एक बार। अगर आप लोग लोहे को गर्म करने लगो तो उसका जो कलर है उसमें चेंज कैसा आएगा, हाँ जी, अगर मैं लोहे को गर्म करूं तो क्या उसके कलर पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, यस भाई आप लोगों ने देखा है ना, मतलब लोहे को जब गर्म करते हैं तो वो हल्का हल्का सा मतलब लाल होने लगता है, यस, हल्का हल्का सा लाल होने लगता है। अगर आप उसको और ज्यादा गर्म करोगे तो वो और ज्यादा लाल होने लगेगा, और ज्यादा गर्म करो और ज्यादा लाल होने लगेगा, और अगर आप उसको गर्म करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो लाल से येलो होगा, येलो से ब्लू होगा, मतलब वो अलग अलग कलर शो करेगा अपना, यस यस यस। सबसे पहले क्या होगा, वो रेड होगा, सबसे पहले वो क्या होगा, रेड होगा। इसका मतलब इस आयरन ने जो सबसे पहले वेवलेंथ एमिट करी होगी, जो सबसे पहली वेवलेंथ एमिट करी होगी वो रेड कलर के कोरस्पॉन्डिंग थी, यस, हल्का रेड, हल्का रेड मतलब उसकी वेवलेंथ कुछ और थी, आपने उसको और ज्यादा हीट किया तो वो डार्क रेड हो गया, डार्क रेड हो गया मतलब वेवलेंथ चेंज होगी। अब रेड से उसका कलर मान लो येलो हो गया, वापस वेवलेंथ चेंज होगी, उससे फिर ब्लू हो गया, वापस वेवलेंथ चेंज होगी। सर यहां तो वेवलेंथ चेंज होती जा रही है, यहां तो वेवलेंथ चेंज होती जा रही है, और हमने पढ़ा है कि जब भी वेव नेचर की बात होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में, तो इसका मतलब वहां पर लैम्डा फिक्स होती है, लैम्डा चेंज नहीं होती। यहां पर जो आपका आयरन है सर वो अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशंस एमिट कर रहा है, इसका मतलब दिस इज नॉट द वेव नेचर, दिस इज द पार्टिकल नेचर, बिकॉज पार्टिकल जो होता है उसमें एक पैकेट आया, दो पैकेट आया, तीसरा पैकेट आया, चौथा पैकेट आया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के पैकेट्स वो एमिट कर सकता है अगर आपने उसका हीट बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया, उस केस में। मेरी बात समझ में आई क्या, अरे बोलो तो सही, यस यस यस, हाँ ब्लू भी हो जाएगा, मेरी बात समझे, डन डन डन, हाँ रेड होएगा, फिर ऑरेंज होएगा, येलो होएगा, फिर मतलब कहने का मतलब यह है कि उसका कलर चेंज हो रहा है। अगर उसका कलर चेंज हो रहा है तो इस कलर चेंज को आप लोग वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि वेव नेचर का मतलब तो होता है कि वो अगर कोई रेडिएशन एमिट कर रहा है तो हमेशा एक ही वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट करता रहेगा, लेकिन यहां पर वेवलेंथ चेंज हो रही है, इसका मतलब यह है कि इसको वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, यस। इसी वजह से इसके एक्सप्लेनेशन के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी, पार्टिकल नेचर की, किसकी जरूरत पड़ती है, पार्टिकल नेचर की। यहां पर एक ग्राफ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और वो जो ग्राफ है उसको आप लोग पढ़ते हो फिजिक्स में, इसका एक्सप्लेनेशन वगैरह, आप मैं चाहता हूं इसको बस इस ग्राफ को ध्यान में रखो, है ना, इस ग्राफ को ध्यान में रखो। क्या है ये ग्राफ, ये ग्राफ है बेटा इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच, है ना, ये जो ग्राफ आपके सामने बनाया है ना, ये इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच है, इसका पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फिजिक्स में आएगा। यहां पर है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होती है हम लोगों ने बात कर ली, इंटेंसिटी का मतलब है एनर्जी पर यूनिट एरिया, दैट इज योर इंटेंसिटी, ब्राइटनेस से हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं, यस। तो इंटेंसिटी को हमने वेवलेंथ के साथ ड्रॉ किया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की इंटेंसिटी और वेवलेंथ, है ना, एक पर्टिकुलर टेंपरेचर मान लेते हैं, दिस इज योर टेंपरेचर T1। तो होता क्या है इस ग्राफ में, ये ग्राफ बताता है कि जैसे जैसे वेवलेंथ कम होगा, जैसे जैसे वेवलेंथ कम होगा, देखो मैं इधर से इधर आ रहा हूं, जैसे जैसे वेवलेंथ कम होगा इंटेंसिटी बढ़ेगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उसका लैम्डा जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, सॉरी इंटेंसिटी जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, इंटेंसिटी जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। फिर भी अगर आप वेवलेंथ कम करते जाओगे तो इंटेंसिटी जो होगी वो वापस धीरे 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 कम होती जाएगी, यस, बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है यहां तक बात, ठीक है सर, ये वाला ग्राफ। अब लेकिन सर अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, मैंने टेम्परेचर कर दिया T2 एंड T2 इज ग्रेटर देन T1, है ना, T2 जो है वो T1 से बड़ा है, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं तो ग्राफ का जो नेचर है वो लगभग वही रहेगा कि जैसे जैसे मैं वेवलेंथ कम करता जा रहा हूं वैसे वैसे मेरी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे जो इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, और फिर उसके बाद अगर आप फिर वेवलेंथ कम करोगे तो इंटेंसिटी जो होगी वो डिक्रीज करती जाएगी। ये ग्राफ का जो नेचर है दोनों केस में वो सेम है कि अगर मैं वेवलेंथ कम करूंगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और फिर उसके बाद वापस धीरे धीरे कम होती जाएगी, है ना, ये ग्राफ का नेचर है, यस, है ना।
तो ये जो इसका नेचर जिसको हम लोग वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें पार्टिकल नेचर की जरूरत पड़ती है, क्वांटम फिजिक्स की जरूरत पड़ती है ना। क्लासिकल फिजिक्स से इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। क्या होता है, कैसे होता है, इसको आप लोग पढ़ोगे फिजिक्स में। ये वेन्स, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं शायद, जहां तक अगर मैं गलत नहीं हूं तो, है ना। लेकिन यहां पर एक चीज और नोट करो, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ डिक्रीज करती है। देखो T1 टेम्परेचर पे मैक्सिमम इंटेंसिटी के कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ λ1 थी। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है उसके कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ λ2 है, तो इसका मतलब λ2 का जो वैल्यू होगा वो λ1 से छोटा है ना। अब ये जो सारा एक्सप्लेनेशन है इसको आप लोग फिजिक्स में पढ़ लोगे, ठीक है, डन। बेटा इंटेंसिटी और वेवलेंथ का ही ग्राफ क्यों बनाया, बिकॉज जो क्लासिकल फिजिक्स होती है ना, वो इंटेंसिटी को रिलेट करती है एनर्जी के साथ, है ना। क्लासिकल फिजिक्स में इंटेंसिटी को एनर्जी के साथ रिलेट किया जा सकता है, लेकिन जब हम लोग क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं उसमें इंटेंसिटी नहीं, पता लगा इंटेंसिटी के साथ रिलेशन नहीं होता, रिलेशन होता है एनर्जी का एक्चुअली वेवलेंथ के साथ, एक्चुअली फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है ना। सर हाउ इंटेंसिटी इज रिलेटेड टू वेवलेंथ, मैं यही तो कह रहा हूं, इंटेंसिटी को वेवलेंथ के साथ रिलेट किसमें किया जाता है, क्लासिकल फिजिक्स में किया जाता है, जो वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, ठीक है। इंटेंसिटी का एनर्जी के साथ रिलेशन क्लासिकल फिजिक्स मानता है, यस क्लासिकल फिजिक्स मानता है, लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं पार्टिकल नेचर उसमें इंटेंसिटी का वेवलेंथ के साथ रिलेशन नहीं होता, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं उसको वेव नेचर से एक्सप्लेन किया जा सकता है, पार्टिकल नेचर, सॉरी उल्टा बोल दिया, वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन किया जा सकता है ना। हाँ, अरे भैया एनर्जी तो इंटेंसिटी इंडिपेंडेंट है, तभी तो मैं कह रहा हूं यही तो एक्सप्लेन करना है। अभी एक्सप्लेन कैसे होगा, यस ये एक्सप्लेन कैसे होगा इसको आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, मैं यही कह रहा हूं तुमसे बार बार, है ना। अब इसको विश्वास करके तुम मान लो कि फिजिक्स में पढ़ लोगे इसको, ठीक है ना। हाँ, इसको मान लो कि तुम फिजिक्स में पढ़ लोगे। अभी सिर्फ तुम इस डायग्राम को ध्यान, इस ग्राफ को ध्यान रखो कि जब मैंने इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच ग्राफ बनाया तो ग्राफ का नेचर इस तरह का था, यस है ना। ये जो ग्राफ था उसका नेचर इस तरह का था, बाकी इसके बारे में जो डिटेल स्टडी होगी वो आप आगे पढ़ोगे, है ना। यस हाँ, उसको आप फिजिक्स में पढ़ लोगे, विश्वास करो, है ना, आप विश्वास करो, ठीक है, डन। हाँ हाँ, तो क्या ध्यान रखना है, मुझे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है उसको वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया, क्यों नहीं कर सकते उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमने पार्टिकल नेचर मानी, और पार्टिकल नेचर से कैसे कर दिया वो भी मैंने आपको समझा दिया। ये जो ग्राफ है इसको आप फिजिक्स में समझ लोगे, बस इतना सा ध्यान रखना है, केमिस्ट्री में इतना ही है, इसके अलावा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नहीं है मतलब नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए फिर इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। और ये जो टॉपिक है बहुत ही आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ साथ आसान भी बहुत है, मजा आ जाएगा इसको करके, यस ठीक है। और इस बोर्स एटॉमिक मॉडल के जो पोस्टुलेट्स हैं, है ना, जो पोस्टुलेट्स हैं वो आप लोग पढ़ते ही रहते हो, है ना, बहुत बार आप लोगों ने पढ़े हैं। सबसे पहले आप लोगों ने शायद क्लास 9th में पढ़े थे इसके पोस्टुलेट्स, यस यस सबसे पहले, हाँ मतलब क्लास 9th में पढ़े थे हमने, ठीक है। करें करें स्टार्ट करें क्या, क्वांटम नंबर तो सबसे लास्ट में आएगा, हाँ वेन्स डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, बिल्कुल सही। आ जाओ फिर, आइए बोहर एटॉमिक मॉडल के कुछ पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। और मैं आपके सामने दो पोस्टुलेट लिख रहा हूं, एक बार इन पोस्टुलेट्स को पढ़ के मुझे बताओ कौन सा पोस्टुलेट आपको समझ में नहीं आया, मतलब कोई भी ऐसा पोस्टुलेट जो नहीं समझ में आया, सब कुछ समझ में आएगा। आओ देखो, दो पोस्टुलेट आपके सामने लिखे हैं बोहर एटॉमिक मॉडल या बोहर एटॉमिक थ्योरी के, बताओ देखिए कौन सी चीज है जो समझ में नहीं आई। यस यस, कोई ऐसा पॉइंट है इन दोनों में से जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, वो क्लास के वो पुराने दिन जब आप कक्षा 9 में हुआ करते थे, जब हमें सब कुछ समझ में आता था, है ना, सब कुछ आसान लगता था, जब हम घर आके सिर्फ खेलते ही खेलते थे, एग्जाम से 3 दिन पहले पढ़ लेते थे फिर भी 90% अबव नंबर आ जाते थे। सर क्या दिन थे मतलब वो, है हम्म है ना। है कोई ऐसा कोई पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आया है,
देखो पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जैसे ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स पाथ पे घूमता है ना, एक फिक्स पाथ पे घूमता है। और ये जो पाथ है, जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसका जो एनर्जी है वो फिक्स है। जब तक इलेक्ट्रॉन इस पाथ पे घूमता रहेगा, जब तक इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर पाथ पे घूमता रहेगा, तब तक इसकी एनर्जी फिक्स रहेगी। मतलब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर पाथ पे घूमेगा तो उसकी एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। जब जब एक पाथ पे घूमेगा उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी। मान लो इलेक्ट्रॉन इस पाथ पे घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर इस पाथ पे घूम रहा है तो जब जब इलेक्ट्रॉन इस पाथ पे घूम रहा होगा, जब तक, तब तक उसका जो एनर्जी होगा वो फिक्स होगा। मान लेते हैं एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पाथ पे घूम रहा है, इस ऑर्बिट में घूम रहा है, तो जब जब इलेक्ट्रॉन इस पाथ पे घूमता रहेगा तब तब उसकी जो एनर्जी होगी वो कांस्टेंट होगी। इलेक्ट्रॉन घूमते हुए एनर्जी का एमिशन नहीं करेगा। ये डाल्टन का पहला पोस्टुलेट था। यस, ये डाल्टन का पहला पोस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं एक फिक्स पाथ पे, जिसको ऑर्बिट बोला जाता है। और जो हर एक ऑर्बिट है उसका एनर्जी फिक्स होता है, एनर्जी कांस्टेंट होता है। यस, जैसे मान लो ये जो ऑर्बिट है इसकी एनर्जी E1 है, इस ऑर्बिट की एनर्जी E2 है, इस ऑर्बिट की एनर्जी E3 है। इसको एनर्जी लेवल भी बोला जाता है, एनर्जी शेल भी बोला जाता है। आपकी श्रद्धा है, जो आप कहो। बताओ आपको क्या कहना है ना, लिखा भी है, एनर्जी लेवल भी कह सकते हो और या फिर एनर्जी शेल भी कह सकते हो। आपकी मर्जी है, आपकी श्रद्धा है। बताइए आप क्या कहना चाहते हो। यस बताओ, देखें, मतलब कुछ भी कह सकते हो ना, दोनों ही। यस, पहला पॉइंट मेरे हिसाब से कहानी आपको क्लियर है। जैसे मान लो ये दिस इज योर फर्स्ट एनर्जी लेवल, दिस इज योर सेकंड एनर्जी लेवल, दिस इज योर थर्ड एनर्जी लेवल, है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे चलता रहेगा। इसको आप ऐसे भी कह सकते थे, KLMN, इस तरह से भी कह सकते थे, है ना। ठीक है, ठीक है क्या, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब जब अपनी सबसे लोअर एनर्जी स्टेट में होता है, इलेक्ट्रॉन अगर सबसे लोअर एनर्जी स्टेट में है तो उसको बोला जाता है ग्राउंड स्टेट, है ना। तो एक नया नाम आया जिसका नाम है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब यही है, इलेक्ट्रॉन की लोएस्ट एनर्जी स्टेट। ठीक है, और बाकी की जो हायर एनर्जी स्टेट्स है उनको क्या बोला जाता है, नॉन एज एक्साइटेड स्टेट्स। उनको क्या कहा जाता है दादा, एक्साइटेड स्टेट्स। तो मेरे हिसाब से ये दो पॉइंट तो क्लियर है। यस, ये दोनों पॉइंट क्लियर है। स्टेशनरी मतलब फिक्स, स्टेशनरी मतलब फिक्स, स्टेशनरी मतलब फिक्स। इस ऑर्बिट, ये फिक्स ऑर्बिट है, ये वाला फिक्स ऑर्बिट है, ये वाला फिक्स ऑर्बिट है। इसकी एनर्जी फिक्स है, इसकी एनर्जी फिक्स है, इसकी एनर्जी फिक्स है ना। जब जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमेगा तब तक उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। ठीक है ना। तो एक बार के लिए नोट कीजिए, नोट हो जाए तो बेटा डन लिखना। फिर आगे चलते हैं, अगले पोस्टुलेट की तरफ चलते हैं, है ना। फटाफट लिखो जरा। यस यस, हाँ हाँ, फटाफट लिख लो। और अगर नोट हो जाए तो बताना। फिर आगे चलते हैं अगले पोस्टुलेट की तरफ। ये दोनों पोस्टुलेट तो बहुत आसान है ना, ये तो हमने पढ़े भी होते हैं। यस यस, पक्का, डन डन डन। चलें फिर आगे चलें, पक्का चलें आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो, तो फिर उससे किसी ने पूछा, यार एक बात बता, इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी कब एमिट करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कब चेंज होगी। तो उसने बोला, मान लो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां घूम रहा था, है ना, इलेक्ट्रॉन यहां था, इसकी एनर्जी है E1, और जो इलेक्ट्रॉन है उसको जाना है E2 में। ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे एनर्जी का वैल्यू है जो बढ़ता जाएगा, दैट इज E2 इज ग्रेटर देन E1। कॉमन सेंस की बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना है तो इसको एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी। हैस, कम एनर्जी है इसके पास, इसको ज्यादा एनर्जी वाले एनर्जी लेवल में जाना है, तो ऑब्वियस है इसको एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी। फिर उससे किसी ने पूछा कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी, तो उसने कहा E2 माइनस E1 एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी। यस, मान लो उसकी एनर्जी थी 5 जूल, जाना है 10 जूल में, तो कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी, 10 माइनस 5, 5 जूल एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी। मतलब जब जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाएगा, तब तब उसकी एनर्जी में चेंज आएगा, लेकिन एक पर्टिकुलर पाथ पे घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होती, है ना। ये उसने बोला। ठीक है सर, हमने मान लिया कि ये इतनी एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। अब ये एनर्जी का अब्सॉर्प्शन किसकी फॉर्म में होगा, सर फोटॉन्स की फॉर्म में होगा, है ना। तो इधर से रेडिएशन ये अब्सॉर्ब करेगा, इधर से रेडिएशन आई, फोटोन आया, इसने अब्सॉर्ब किया। ये जो रेडिएशन थी इसकी वेवलेंथ कितनी है, मान लेते हैं न्यू है,
यस, ये इसका फ्रीक्वेंसी न्यू है। तो इसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी, डेल्टा ई किसके बराबर हो जाएगा, एच न्यू के बराबर। बताओ, इसको आप लोग एच सी बाय लेमडा भी लिख सकते हो। मेरी बात समझ में आई क्या? यस, क्या ये बात क्लियर है? सर इसका उल्टा भी तो हो सकता था, सर इसका ऑपोजिट भी तो हो सकता था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा था यहां, है ना सर, इलेक्ट्रॉन आज E2 में घूम रहा था, है ना, आज E1 में नहीं था सर, इलेक्ट्रॉन आज यहां था, इसकी एनर्जी कितनी है E2 और इसकी एनर्जी कितनी है E1। तो ऑब्वियस है अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा तो आज एनर्जी का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, आज एनर्जी एमिट करेगा। कितनी एनर्जी एमिट करेगा, डेल्टा ई के बराबर। और कितनी एनर्जी एमिट करी, E2 माइनस E1 एनर्जी एमिट करी। एनर्जी एमिट करेगा किसकी फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में। रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं न्यू, तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, एच न्यू के बराबर आएगी। बताइए, ये तो बहुत आसान चीज है। अरे बोलो ना दादा, तो ये तो लिखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड और एब्जॉर्ब, फ्रीक्वेंसी जैसे हम लोग कहते हैं ना डेल्टा इज इक्वल टू एच न्यू होगा, और जो फ्रीक्वेंसी निकालोगे वो किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा ई बाय एच के बराबर आ जाएगा। अरे बोलो भाई लोगों बोलो, क्या ये बात क्लियर है? कोई पोस्टुलेट में दिक्कत है? दोनों पॉइंट बहुत आसान है। यस यस यस, नोट कर लीजिएगा, डन लिखते हैं फिर आगे चलेंगे। नोट कर लीजिएगा, डन लिखते हैं फिर आगे चलेंगे। यस, फटाफट, ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे हिसाब से, बहुत आसान चीज है। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो नीचे भी आएगा बेटा, ऊपर वाले का इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो नीचे, मतलब ऐसा होता है ना, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में स्टेबल नहीं होता है ना, अगर वो गया तो वापस नीचे भी आएगा, है ना। लेकिन जाने की और आने की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब जब ऊपर जाएगा एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन तब तब ऊपर से नीचे आएगा एनर्जी एमिट करेगा ना। एनर्जी का अब्सॉर्प्शन एमिशन वेवलेंथ रेडिएशन की फॉर्म में होगा, उसका वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी आप लोग इस तरह से निकाल सकते हो, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, है ना। और यहां पे जो डेल्टा ई होगा वो E2 माइनस E1 के बराबर होगा। ठीक है, डन, ऑल राइट। अब जो अगला पोस्टुलेट आपके सामने आने वाला है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो पोस्टुलेट है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ये वाला पोस्टुलेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन का, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, यस, वो v वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन है वो v वेलोसिटी से घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन का मास मान लेते हैं m और r ऑर्बिट के रेडियस में घूम रहा है। यस, m मास का इलेक्ट्रॉन है, v वेलोसिटी से r रेडियस के ऑर्बिट में घूम रहा है। तो ये जो पोस्टुलेट है ये कहता है कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा उस इलेक्ट्रॉन का, क्या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा उस इलेक्ट्रॉन का, जिसको हम लोग mvr से दिखाते हैं, ये कहता है कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है ये h/2π का एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा। किसका, h/2π का एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल होने का मतलब यहां पर n का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, एक इंटीजर वैल्यू होगी। यस, मेरी बात आप लोग समझ गए क्या? और ये जो mvr है दैट इज योर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या बोला जाता है इसको, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। बताओ, मेरी बात समझ गए आप लोग? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कि अगर m मास का इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से r रेडियस के ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यहां पर h वही है प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई आप जानते ही हो, 2 आप जानते ही हो, और n होगा ऑर्बिटल या फिर शेल नंबर। यस, तो इसका मतलब यह है कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है ये h/2π के इक्वल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, 2h/2π हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, 3h/2π हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, 4h/2π हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन ये जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है ये कभी भी 1.5h/2π नहीं हो सकती, बिकॉज 1.5 जो है वो इंटीजर वैल्यू नहीं है ना, ये कभी भी 2.5h/2π नहीं हो सकती। मेरी बात समझ रहे हो? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की ये जो वैल्यूज हैं दीज आर दी परमिसिबल वैल्यूज, जो परमिट करती है, ये हो सकती है, ये वैल्यूज पॉसिबल नहीं होती। यस, अब आप में से अगर कोई कहे कि सर ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आया कहां से, तो भैया ये तो आप फिजिक्स में ही पढ़ पाओगे, केमिस्ट्री में तो ध्यान ही रखना पड़ेगा इस फॉर्मूले को। यस, ये फॉर्मूला कहां पढ़ पाओगे आप, फिजिक्स में ही पढ़ पाओगे। यस, अरे तो -1 थोड़ी होगा यार, कह रहा है इंटीजर तो -1 भी होता है, अपना दिमाग भी लगाना होता है थोड़ा बहुत। कभी तुमने सुना है -1 एनर्जी लेवल है भाई? कभी तुमने सुना है क्या -1 एनर्जी लेवल? इंटीजर तो है लेकिन यहां एनर्जी लेवल की बात हो रही है। एनर्जी लेवल माइनस में हो सकता है क्या, कि इलेक्ट्रॉन -2 ऑर्बिट में घूम रहा है,
कोई थप्पड़ मार देगा ऐसी बात बोल दी तो, बोले कहां से अनपढ़ आया बता नहीं, क्या बात कर रहा है मतलब है? कहे इलेक्ट्रॉन -4th ऑर्बिट में घूम रहा है, भाई क्या मतलब है -4th -2 का, नहीं क्या? हाँ, माइनस कुछ थोड़ी ना होता, प्लस पॉजिटिव इंटीजर होगा, है ना, ऑब्वियस है। मैंने सोचा इतना तो मतलब कॉमन सेंस होगा तुम में, लेकिन बिल्कुल सही बात है, आजकल कॉमन सेंस इज नॉट दैट कॉमन, कॉमन सेंस भी आजकल कॉमन नहीं रह गया है ना। ये एक्सपेक्ट करना कि इतना तो कॉमन सेंस है आजकल, ये बहुत बड़ा गुनाह है ना, क्योंकि कॉमन सेंस ही आजकल लोगों का जमीन पे आ गया, लेट गया बेचारा। यस, हाँ, पॉजिटिव इंटीजर बोल दो बस, अब तो ठीक है, अरे अब तो ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन, है ना, कई जगह ऐसे भी लिखा होता है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को बताता है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को बताता है। अच्छा, क्वांटाइजेशन का मतलब समझते हो क्या तुम? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है अलग अलग वैल्यूज, क्वांटाइजेशन मतलब डिस्क्रीट वैल्यूज, अलग अलग वैल्यूज, ये अलग अलग ही तो है। आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कुछ भी नहीं रख सकते, कुछ भी नहीं रखी जा सकती, फिक्स वैल्यूज होंगी। कौन सी? या तो 1h/2π, या 2h/2π, या 3h/2π, या 4h/2π, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होंगी, डिस्क्रीट वैल्यूज होंगी। दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है अगर आप किसी क्वांटिटी की वैल्यू फिक्स कर दो कि ये इतनी ही हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती, इसका मतलब आपने उस प्रॉपर्टी का क्वांटाइजेशन कर दिया है। यस, आपने क्या किया है? एनर्जी का, आपने उस प्रॉपर्टी का क्वांटाइजेशन कर दिया है। तो हमने यहां पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू फिक्स कर दी कि यही हो सकती है, ये नहीं हो सकती, फिक्स वैल्यूज हो गई, मतलब उसका क्वांटाइजेशन हो गया डिस्क्रीट वैल्यूज। अरे बोलो दादा, हाँ ना बोलना पड़ेगा, क्लियर है? यस यस यस, क्लियर है क्या दादा? और वैसे ही जो ये चीज लिखी है ना कि अलग अलग ऑर्बिटल्स की एनर्जी अलग अलग होती है और ऑर्बिट्स की एनर्जी, तो क्या मैं इसको क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी बोल सकता हूं क्या? यस दादा, इसको क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी भी तो कहा जा सकता है। दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हमने एनर्जी की वैल्यू फिक्स कर दी। ये कह रहा है कि हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होगी, ये एनर्जी E1 फिक्स, E2 फिक्स, E3 फिक्स, E4 फिक्स। तो अगर एनर्जी की वैल्यू फिक्स होगी मतलब क्वांटाइजेशन हो गया एनर्जी का। किसी भी प्रॉपर्टी पे अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगा दो, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यूज फिक्स कर दो, दैट इज क्वांटाइजेशन। जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो, आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो ना, Q इज इक्वल टू एन ई, मतलब जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होगा, है ना, चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होगा, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि हमने चार्ज की वैल्यूज को फिक्स कर दिया है ना, वो चेंज नहीं हो सकती। मेरी बात समझ रहे हो? यस, हाँ, तो दिस इज क्वांटाइजेशन। तो मेरे हिसाब से कहानी क्लियर है, ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है ना, ये वाला जो पॉइंट है ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट में घूम रहा है, मान लो फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो MVR इज इक्वल टू 1h/2π, सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है तो 2h/2π, थर्ड में घूम रहा है तो 3h/2π, फोर्थ में घूम रहा है तो 4h/2π, है ना। MVR मास इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी रेडियस, देखो यहां लिखी है मैंने। डन है? आगे चल सकता हूं? ठीक है, ऑल राइट, ऑल राइट गाइज, अब आ जाइए डेरिवेशन के लिए तैयार हो जाइए, डेरिवेशन के लिए तैयार हो जाइए भैया, डेरिवेशन के लिए तैयार हो जाओ। अब मैं आपको बोर एटॉमिक मॉडल के जो डेरिवेशंस है वो करवाने वाला हूं। यस यस यस, रेडी हैं आप लोग? बोर एटॉमिक मॉडल के डेरिवेशंस करवाने वाला हूं, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों। यस, हाँ, आ जाओ भैया, करें, स्टार्ट करें। हाँ, डेरिवेशन करना है। एक बार IIT ने क्वेश्चन पूछा डेरिवेशन पे, है ना। डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए किस तरह से किया है, डेरिवेशन रटना नहीं है। डेरिवेशन पे JEE एडवांस क्वेश्चन पूछ चुका है ना, 2012 में क्वेश्चन पूछा था एक डेरिवेशन, बिल्कुल एग्जैक्ट जो रेडियस होते हैं, रेडियस ऑर्बिट की रेडियस, उस पर क्वेश्चन पूछ लिया उसने, है ना। तो आओ देखो, एक समझ लो, मतलब बहुत ही आसान है, कुछ डेरिवेशन में कुछ है नहीं, मतलब बहुत ही आसान है। और जो डेरिवेशन का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तो मैं पहले ही करवा चुका हूं तुम्हें, वो तो करवा दिया मैंने। देखो सुनो, ये है न्यूक्लियस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिट में घूम रहा है, ये रहा आपका ऑर्बिट, ठीक है। इस ऑर्बिट का जो रेडियस है वो है r, ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो m है और v वेलोसिटी से घूम रहा है मान लेते हैं, है ना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है m,
और वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की, यस, वो मैंने मानी है बेटा कितनी, v, और रेडियस जो मैंने मानी है इलेक्ट्रॉन की, यस, रेडियस जो मैंने मानी है इलेक्ट्रॉन की, रेडियस इलेक्ट्रॉन की थोड़ी ना, रेडियस ऑफ ऑर्बिट वो कितनी मानी है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज r। और ये जो एटम है ना, इस एटम का एटॉमिक नंबर मैंने मान लिया, एटम का एटॉमिक नंबर बेटा मैंने मान लिया z, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर एटॉमिक नंबर z है तो न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, अगर एटॉमिक नंबर z है तो न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, जल्दी बताओ, अगर एटॉमिक नंबर z है तो न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, बोलो बोलो, अगर एटॉमिक नंबर z है तो न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा, z इंटू ई होगा, बोलो। सर ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है कि नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर सर अंदर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्यों नहीं घुस गया, इसलिए नहीं घुस गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और अगर रिवॉल्व करेगा तो बाहर की तरफ लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यस। और अगर इलेक्ट्रॉन इस पाथ पे घूमता जा रहा है, इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये बराबर है किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये दादा बराबर है किसके, दिस इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि बाहर की तरफ लग रहा है, यस, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ये मैं आपको बता चुका हूं, लेट से दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, इन दोनों के चार्जेस के बीच डिस्टेंस r है, तो जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन है वो k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर के बराबर होगा, ये हम लोग फॉर्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं, बताइए पढ़ लिया हमने। तो यहां पर देखो, अगर आप कह रहे हो कि k Q1 Q2 अपॉन r, तो k तो ये रहा, पहला चार्ज कौन सा है, न्यूक्लियस का चार्ज कितना है, z इंटू ई, दूसरा चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज e, डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है r, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा ये बनेगा mv स्क्वायर अपॉन r, बताइए। इसमें तो मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत हो ही नहीं सकती। तो ये सर देखो r से r उड़ गया, r से r उड़ गया, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा k z e स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू mv स्क्वायर। ये एक रिलेशन है जो आपको ध्यान में रखना है, ये एक रिलेशन है जो आपको ध्यान में रखना है, बताओ रख लोगे क्या, यस, ये जो रिलेशन है ये आपको ध्यान में रखना है। अरे तुम एडवांस के रिजल्ट की टेंशन मत लो भाई, उसको जब आना होगा आ जाएगा, तुम अभी पढ़ाई पे ध्यान दो अपनी, है ना, क्यों बार बार सर रिजल्ट आ गया, ये आ गया, वो आ गया, अरे आएगा रिजल्ट तो आएगा, कौन रोक पाएगा उसको, है ना, मतलब नीट की तरह तो नहीं है साला 14 को आने वाला था, 4 को ही आ गया, बोला इलेक्शन का रिजल्ट और आ रहा आज, है ना, बहुत लफड़ा किया हमने रिजल्ट में, तो चलो कोई ना बीच में घुसा दो, रिजल्ट आज ही घुसा दो, सारी दुनिया तो रिजल्ट पे डिस्कशन थोड़ी ना करेगी, आज तो इलेक्शन पे डिस्कस करेगी, है ना, तो हम रिजल्ट के बीच में कुछ भी करें छुप जाएगा, कोई पूछेगा नहीं, लेकिन पकड़ लिया लोगों ने। यहाँ बच्चों की मेहनत थोड़ी खराब हो सकती है भाई, लोग बहुत मेहनत करते हैं, तुमने साला कुछ भी दे दिया इधर उधर करके, है ना, तो चलो अपने जेई में थोड़ी सी ये भसड़ कम है ना, नीट में तो बहुत ज्यादा होगी अब की बार, यस। हाँ, तो ये वाला फॉर्मूला मेरे हिसाब से बहुत आसान है। सर यहां से मैं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हो, क्या दिक्कत है, यस, यहां से मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूं क्या। सर देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है मैं बताता हूं आपको, सर काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, यस, सर काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। तो देखो सर mv स्क्वायर की वैल्यू ये रही, इसका मतलब इसका हाफ कर दो, इसका हाफ कर दो, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी हाफ k z e स्क्वायर अपॉन r। अरे वाह सर, तो ये भी ध्यान रखनी है, जब मैं आपको एनर्जी का डेरिवेशन करवाऊंगा उसमें ये चीज काम में आएगी, जब मैं आपको एनर्जी का डेरिवेशन करवाऊंगा उसमें ये चीज काम में आएगी, यस, बोलो बोलो, आएगी ना, हाफ k z e स्क्वायर अपॉन r, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, डन है। तो अच्छा मैं काम करता हूं, क्या कर रहा हूं, यहां पर इस इक्वेशन को मैं बोल देता हूं दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, है ना, क्या कह देता हूं, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हो क्या, यस, क्या मैं पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकता हूं क्या, कैसे, देखो ना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और अगर मान लो इसी सिस्टम की मुझे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखना होता तो मैंने आपको बताया था क्या होता है, k q1 q2 अपॉन r, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r, यस यही होता है। तो यहां पर
अगर मैं पूछूं पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर के का तो के है, Q1 कितना है Z इंटू ई। यस, ये रहा देखो, Q1 कितना है Z इंटू ई, और Q2 कितना है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, डिवाइडेड बाय R। तो ये हो जाएगा के Z ई स्क्वायर अपॉन R। लेकिन यहां मैंने माइनस साइन लगा दिया। यहां कौन सा साइन आया है, माइनस साइन। मुझे एक बात बताइए, पोटेंशियल एनर्जी में ये जो माइनस साइन है ये किसको सिग्निफाई करता है? पोटेंशियल एनर्जी में ये जो माइनस साइन है ये किस चीज को डिनोट करता है? यस, ये पोटेंशियल एनर्जी में जो माइनस साइन है वो किस चीज को डिनोट करता है? जल्दी बताइए, ये किस चीज को डिनोट करता है? ये किस चीज को डिनोट करता है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, यस, नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल एनर्जी में बताता है माइनस साइन सिग्निफाई अट्रैक्शन, बाइंडिंग, है ना? किसको दिखाता है? अट्रैक्शन को दिखाता है। अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, मतलब अगर हम लोग चार्जेस की बात करें दैट मींस रिपल्शन, नेगेटिव है दैट मींस अट्रैक्शन। और यहां पर अट्रैक्शन ही तो है, देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है चार्ज और ये वाला Z इंटू ई पॉजिटिव चार्ज है। यस, तो इलेक्ट्रॉन और इसके बीच अट्रैक्शन है, तो नेगेटिव चार्ज सिग्निफाई करता है किसको? किसको? यस, अट्रैक्शन को। यस, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, ये दो चीज आगे काम में आएगी जब मैं आपको एनर्जी करवाऊंगा उस केस में, तो थोड़ा सा अभी के लिए आपको ध्यान में रखना है ना, इसको ध्यान में रखना है। डन, आगे चले। ठीक है सर, आगे आइए, आगे आइए। सबसे पहले मैं आपको कैलकुलेट करवाने वाला हूं रेडियस ऑफ ऑर्बिट। सबसे पहले हम लोग किसकी कैलकुलेशन करने वाले हैं? रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, है ना? एक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी रेडियस कितनी होगी? देखिए, अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अभी हम लोग एक पॉस्टुलेट पढ़ के आए हैं, एक पॉस्टुलेट पढ़ के आए हैं कि mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई होता है कि नहीं होता? तो यहां से मैंने क्या किया, v का वैल्यू निकाला, है ना? इसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूं। यहां से मैंने v का वैल्यू निकाला, v का वैल्यू कितना आ जाएगा? NH अपॉन 2 पाई m इंटू आर, यही हो जाएगा। और मैं कह रहा हूं पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 1, है ना? जो आपने v का वैल्यू यहां से निकाला है उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। ये रही आपकी इक्वेशन नंबर 1। देखो ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है के Z ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। तो v स्क्वायर जो है, v आपके सामने ये रहा, v का स्क्वायर कर दो, क्या बन जाएगा? n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? दादा हाँ ना बोलना पड़ेगा, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यस, मतलब यहां से मैं v का वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं। सर ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। तो यहां से देखो, यहां है आर स्क्वायर, यहां है आर, देखो वरना ढंग से, यहां है आर स्क्वायर, यहां है आर, तो एक आर से आर उड़ गया। वहां सर उड़ जाएगा, सर उड़ जाएगा, सर क्या दिक्कत है यहां से? अगर यहां से आर उड़ गया तो देखो आर को मैं इधर ले गया हूं, यहां से जो रेडियस बन रहा है, रेडियस का एक्सप्रेशन मैं आप लोगों के सामने लिखना चाहता हूं। रेडियस का जो एक्सप्रेशन है वो देखो क्या बनेगा, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय, एक चीज और देखो, एक चीज और नोटिस करो, ऊपर है m, नीचे है m स्क्वायर, तो एक m से m उड़ गया। यस, एक m से m उड़ गया, ठीक है सर। तो n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन, देखो ये है 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर m, और ये जो के जेड स्क्वायर है ये नीचे आ जाएगा, के जेड ई स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। अगर आपका इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी रेडियस का जो एक्सप्रेशन बनेगा वो ये बनेगा। यस, उसका जो एक्सप्रेशन बनेगा वो ये बनेगा। बताइए, क्लियर है? यस, दिस इज द रेडियस फॉर nth ऑर्बिट। अब मुझे एक चीज बताओ, इस एक्सप्रेशन में कौन कौन सी वैल्यूज ऐसी हैं जो कांस्टेंट है? सर देखो, h का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट होता है, 4 कांस्टेंट होता है, पाई कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट होता है, k का वैल्यू कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट होता है। वेरिएबल कौन सी वैल्यूज है? सर वेरिएबल हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है और इलेक्ट्रॉन किस एटम का है, एटॉमिक नंबर, ये दो चीज वेरिएबल हो सकती है। मैंने क्या किया, जितने भी कांस्टेंट्स हैं सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू इसमें पुट कर दी। जैसे ही मैं सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करूंगा, मुझे जो एग्जैक्ट रिलेशन मिलेगा nth ऑर्बिट की रेडियस का, वो मिलेगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू किस में आएगी? एंगस्ट्रॉम में आएगी, ध्यान रखिएगा,
0.529 इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड। तो यहां से मैं कह सकता हूं रेडियस जो है वो एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और 1/z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बताइए किसी को कोई दिक्कत है इसमें? हो ही नहीं सकती। आप अगर किसी को मेरी बात पे विश्वास ना हो, है ना, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो तो आप इसमें वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, है ना, सारी वैल्यूज पुट कर देना, सॉल्व कर लेना, यही वैल्यू मिलेगी। जिसको विश्वास ना हो वो क्लास खत्म होने के बाद ये काम कर सकता है। ठीक है सर, अब ठीक है सर, अब हमने विश्वास कर लिया सर, है ना। अब देखो, अगर मान लो मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं या फिर कोई सा भी एटम हो, भले मैं हाइड्रोजन ले लेता हूं फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए z का वैल्यू 1 हो जाएगा। यस, अगर मैं आपसे कहूं फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी, आप बोलोगे सर देखो फर्स्ट ऑर्बिट हो जाएगा 0.529। क्यों? n का वैल्यू 1 है, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस मतलब 1, और z का वैल्यू 1 है, तो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस मिल जाएगी 0.529 एंगस्ट्रॉम। बोलो, अगर मैं आपसे कहूं सेकंड ऑर्बिट की रेडियस बताओ, आप बोलोगे सर 0.529, n का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। यस सर, ये जो 0.529 है ये फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो r1 इंटू 2 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा एंगस्ट्रॉम में। बोलो बोलो, अगर मैं आपसे कहूं थर्ड ऑर्बिट की रेडियस बताओ, तो आप बोलोगे 0.529 इंटू एन स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1, तो ये हो जाएगी सर r1 इंटू 3 का स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। मतलब मैं आपको यह कहना चाहता हूं, इसको अगर आप करते जाओगे, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जो nth ऑर्बिट की रेडियस होती है वो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस की n स्क्वायर टाइम्स होती है। मैं आपको यह चीज बताना चाहता हूं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस की 2 की पावर 2 का स्क्वायर टाइम्स, थर्ड ऑर्बिट की रेडियस 3 स्क्वायर इंटू r1, फोर्थ की रेडियस 4 स्क्वायर इंटू r1, फिफ्थ की रेडियस 5 स्क्वायर इंटू r1, तो nth ऑर्बिट की रेडियस n स्क्वायर इंटू r1। ये रिलेशन होता है, कई बार एग्जाम में दे दिया जाता है कि बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये पता होना जरूरी है। समझ में आ गया है तो थम्स अप कर लेना, नोट कर लिया है तो डन लिख देना, आगे मैं आपको वेलोसिटी पढ़ाऊंगा। यस, बताइए, बताना पड़ेगा क्या ये चीज सही है? बोलिए बोलिए बोलिए, फटाफट फटाफट फटाफट, क्या ये चीज क्लियर है, समझ में आ गया क्या? डन, पक्का? ठीक है साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट ये रहा, ठीक है सर। रेडियस आ गया ना, तो अब वेलोसिटी समझने से आपको कोई नहीं रोक सकता, है ना। आगे आ जाइए, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देखो, हमने अभी आर का एक्सप्रेशन निकाल लिया, देखो ये रहा आर का एक्सप्रेशन है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर, ठीक है ना, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर आर। अब आप समझो, अगर मैं आर की वैल्यू यहां पर पुट कर दूं, हमने क्या लिखा था, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई लिखा था। यस, तो यहां से वी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एन एच अपॉन 2 पाई एम इंटू आर कर दूं। तो यहां पर इसमें क्या करो, पुट द वैल्यू ऑफ आर। यस, आप क्या करो, इसमें आर की वैल्यू पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ आर। तो वेलोसिटी का डेरिवेशन क्या बन जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी एन एच अपॉन 2 पाई एम, और आर का वैल्यू है एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ये देखो जरा भाई, अभी हमने रेडियस का जो एक्सप्रेशन है वो तो लिख के आए हम लोग, भाई रेडियस का एक्सप्रेशन तो लिख के आए ना, ये है रेडियस का एक्सप्रेशन। तो यहां से आप इसको थोड़ा सा सही ढंग से इसको तमीज से लिख दो। देखो, नीचे है एन स्क्वायर एच स्क्वायर, यस, नीचे है एन स्क्वायर एच स्क्वायर, तो ये एन एच से उड़ गया। ऊपर है 4, नीचे है 2, तो ये 2 बचेगा। नीचे है पाई, ऊपर है पाई स्क्वायर, तो पाई बचेगा। तो यहां से जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मुझे मिल रहा है, एम से एम उड़ जाएगा, देखो एम से एम उड़ जाएगा, चेक करो, एम से एम उड़ जाएगा, ठीक है सर। तो जो मुझे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल रहा है सर, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है सर, वो मिल रहा है 2 पाई के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इंटू
एच। देखना जरा एक बार, क्या यही आपको मिल रहा है क्या? यस यस यस, चेक करना जरा, क्या आपको यही मिल रहा है क्या? अरे दादा बोलो ना यार, क्या आपको यही मिल रहा है क्या? देखना, हाँ ना तो बोल दो। 2π/kz² यही मिल रहा है। यस सर, इसमें से कौन कौन सी चीज ऐसी है जो कांस्टेंट है? यस, इसमें से कौन कौन सी वैल्यू कांस्टेंट है? देखो, कांस्टेंट है 2, कांस्टेंट है पाई, कांस्टेंट है k, कांस्टेंट है e, कांस्टेंट है h। ये सारी वैल्यूज आप इसमें पुट कीजिए, सारी वैल्यूज आप इसमें पुट कीजिए, आपको मिलेगा वेलोसिटी का फॉर्मूला। बताइए क्या होता है, पता है क्या? अरे वेलोसिटी सीखी है क्या? क्या होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला? यस यस यस, वेलोसिटी का फॉर्मूला सर ये होता है 2.18 इंटू 10⁸ इंटू z/n। लेकिन ये सेंटीमीटर पर सेकंड होता है। अगर आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो 2.18 इंटू 10⁶ इंटू z/n मीटर पर सेकंड हो जाएगा। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। बताइए, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। तो यहां से मैं ऐसे कह सकता हूं, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z एंड वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, है ना। ये कई बार डायरेक्ट एक्सप्रेशन में काम में आ जाता है, डायरेक्ट कई बार एक्सप्रेशन में काम में आ जाता है। ठीक है, मेरे हिसाब से वेलोसिटी का भी आपको क्लियर हो गया। नोट कर लिया है तो डन लिख दिएगा। मतलब हमने किया क्या है, हमने किया क्या जो रदरफोर्ड में पढ़ा था ना, ये देखो रदरफोर्ड वाला ही तो है। ये एक्सप्रेशन निकाला, यहां से हमने आर की वैल्यू निकाली, सॉरी वी का वैल्यू, आर का वैल्यू निकाला इस फॉर्मूले से, इस एक्सप्रेशन से। आर का सॉरी वी का वैल्यू निकाला इस एक्सप्रेशन से, और यहां से निकाल के हमने पुट कर दिया किसमें, इसमें। तो यहां से मुझे आर मिल गया, और जैसे ही मुझे आर मिला, आर का एक्सप्रेशन उठा के मैंने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया तो वी मिल गया। बस इतना सा डेरिवेशन है, और कुछ ज्यादा है नहीं। डेरिवेशन आपको बस रटना नहीं है, आपको समझना है कहां से कहां वैल्यूज पुट करी हैं, और ये जो फाइनल एक्सप्रेशन है ये आपको याद होने जरूरी है ना। क्वेश्चन जो होता है वो फाइनल एक्सप्रेशन पे ही पूछा जाता है। यस यस यस, जेड है बेटा एटॉमिक नंबर। जेड क्या है? जेड इज द एटॉमिक नंबर। जेड क्या है? जेड इज द एटॉमिक नंबर। ठीक है, डन, बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन मेरा और है आपसे। मैं आपसे कहूं आप निकालो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय इलेक्ट्रॉन, मेड बाय इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है? ये एक्सप्रेशन पूछ रहा है, मैंने मान लिया इसको n, है ना। n रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करता है ना। जैसे मान लो इधर देखो, है ना, इसको आप ऐसे समझो, ये है आपका न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, इसकी रेडियस है r, v वेलोसिटी से घूम रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है ना, वेलोसिटी का फॉर्मूला v क्या लिख सकता हूं? v लिख सकता हूं मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे एक बात बताइए, अगर टाइम तो हो गया 1 सेकेंड, है ना, टाइम तो हो गया 1 सेकेंड, बोलो, क्योंकि हमें 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है वो निकालना है। अब कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा n रिवॉल्यूशंस में? मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि एक रिवॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। एक रिवॉल्यूशन का मतलब समझते हो क्या, कि सर यहां से स्टार्ट किए हैं और यहां पर खत्म हो गए हैं, दिस इज योर 1 रिवॉल्यूशन। अरे बोलो, तो अगर इलेक्ट्रॉन एक रिवॉल्यूशन कर रहा है तो बताइए कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? हाँ ना बोलना पड़ेगा, जल्दी बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यस यस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? कितना? 2πr। वेरी गुड। अगर एक रिवॉल्यूशन में 2πr डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो n रिवॉल्यूशंस में कितनी करेगा? n इंटू 2πr। बिल्कुल सही है सर। तो यहां से बस n का वैल्यू निकाल जाएगा, n का वैल्यू निकल गया, n इज इक्वल टू v अपॉन 2πr, है ना। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड कितना होगा? v अपॉन 2πr। और v जो है अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, v का फॉर्मूला, r का फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, ये दोनों वैल्यू पुट कर दोगे तो n निकल जाएगा। मैं नहीं चाहता कि इसको आप रटो, है ना, मैं नहीं चाहता कि आप इसको रटो, आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान रखो, वेलोसिटी और रेडियस रख दोगे तो आपको n मिल जाएगा। यस यस,
मैं ऐसे कह सकता हूं जरूर कि जो वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है z बाई एन के, और जो रेडियस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एन स्क्वायर बाई जेड के। यही होती है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि जो n है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकंड, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, v बाई आर के। और जो v है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, z बाई एन के। r किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एन स्क्वायर बाई जेड के। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय इलेक्ट्रॉन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाय एन क्यूब। बताइए क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, एन रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा, या एन रिवॉल्यूशन जो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर रहा है, उसका उसका एक्सप्रेशन z और n के साथ क्या होगा, तो वो होगा z स्क्वायर डिवाइड बाय एन क्यूब, है ना। ये एक्सप्रेशन है, यस ये एक्सप्रेशन है जो आपको पता होना जरूरी है। यस डन है क्या, पक्का। अब अगर मान लो आपसे कोई पूछे कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, अगर कोई आपसे यह पूछे कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, है ना। अगर मान लो इस टाइम को मैं लिख देता हूं t, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, अगर कोई आपसे यह पूछ ले, वो कैसे निकाले, है ना, वो कैसे निकाले, निकल जाएगा क्या। सर देखो ना, अभी तो आपने पढ़ाया था, ये जो टाइम है t, वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। सर एक ही रिवॉल्यूशन की बात हो रही है, एक रिवॉल्यूशन मतलब कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2 पाई आर, और वेलोसिटी है v। तो यहां से जब जो टाइम मिल गया, टाइम इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन v, और हमारा जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन था वो था v अपॉन 2 पाई आर, टाइम जो है वो है 2 पाई आर अपॉन v। तो मैं यहां से डायरेक्ट लिख सकता हूं जो टाइम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर के। ये कई बार एक्सप्रेशन आपसे पूछ लेता है, इस एक्सप्रेशन का ध्यान रखना है। बताओ रह जाएगा क्या, यस रह जाएगा क्या, क्लियर है। तो ये दोनों डेरिवेशन आपको ध्यान में पता होना, आपको याद होना जरूरी है, ये पता होना जरूरी है, ठीक है। यस 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 डन हो गया क्या, बताओ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो बेटा, फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो। क्यूब कैसे आया, अबे भाई देख, ये है एन और ये एन स्क्वायर, एन स्क्वायर से एन मिलेगा तो एन क्यूब बनेगा, वाह मतलब गजब, एन क्यूब कैसे आ गया है, ठीक है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब यहां से एक और चीज बच गई अपनी, वो है एनर्जी, है ना। जो अपनी लास्ट डेरिवेशन की चीज बची है ना, वो क्या है, एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, या फिर एनर्जी। एनर्जी की बात कर लेते हैं, एनर्जी पे खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं, एनर्जी काफी इंपॉर्टेंट होती है ना। अबे अभी कहां से छुट्टी, अभी तो 1 घंटा हुआ है क्लास लेते हुए। यस एनर्जी, एनर्जी की बात करेंगे, है ना, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट की जो एनर्जी है वही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, ये हम सब लोग जानते हैं। आइए अभी मैं आपको एक डेरिवेशन करवा के आया था, इस डेरिवेशन में मैंने आपसे कहा था कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, यही कहा था मैंने आपसे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। वहीं पर अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछूं तो आपने कहा था सर पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, यही था। तो यहां से अगर मैं आपसे टोटल एनर्जी पूछूं, है ना, मैं आपसे क्या पूछूं, टोटल एनर्जी पूछूं, यस मैं आपसे क्या पूछूं, टोटल एनर्जी पूछूं। 1 मिनट रुकना बेटा, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकिएगा।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। टोटल एनर्जी क्या होगा? टोटल एनर्जी क्या होगा? अरे हाँ, वो रिजल्ट को लेके फोन आया था, बोले सर आ जाओ अगर आप फ्री हो। तो मैंने कहा यार अभी तो मैं क्लास ले रहा हूं। टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी सर ये होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बोलो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो यहां पर इन दोनों को जोड़ दो तो जो टोटल एनर्जी मिलेगा वो मिलेगा माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। एक बात बताइए आप मुझे, एक बात बताइए आप मुझे, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है इट इज मोड ऑफ टोटल एनर्जी? क्या मैं अगर ऐसा लिख दूं तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? दादा दादा जल्दी बताओ। अगर मैं ऐसा लिख दूं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोड ऑफ टोटल एनर्जी तो किसी को कोई परेशानी है क्या इसमें? हाँ, हो ही नहीं सकती। और अगर मान लो मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो 2 टाइम्स होगा टोटल एनर्जी का, तो इसमें भी किसी को दिक्कत है क्या? बताओ। कई बार ये रिलेशन ही डायरेक्ट पूछ लेता है क्वेश्चन में, कई बार ये रिलेशन ही डायरेक्ट पूछ लेता है क्वेश्चन में। बताइए बताइए बताइए, किसी को दिक्कत हो ही नहीं सकती। अब देखो, अगर मेरे पास टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन ये है कि मैं जानता हूं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैं जानता हूं, रेडियस में निकाल सकता हूं, हर ऑर्बिट की मैं रेडियस निकाल सकता हूं, और अगर आप रेडियस निकाल पाओगे तो आप टोटल एनर्जी भी निकाल पाओगे। निकाल पाओगे तो सर आप सब निकाल दो, रेडियस रेडियस फॉर्मूले में डाल दो। आप तो ये बताओ फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनेगा? तो मेरे भाइयों और बहनों, जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा एनर्जी का, एनर्जी आएगी -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक पर्टिकुलर एटम की बात हो रही है, ये nth ऑर्बिट की एनर्जी है। अगर इलेक्ट्रॉन n ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी एनर्जी का फॉर्मूला ये बनेगा, लेकिन ध्यान देना यूनिट क्या होगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। और मेरे हिसाब से इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप लोग क्या जूल में कन्वर्ट कर सकते हो क्या मुन्ना? अरे बोलो, क्या आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर देंगे सर। -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, किया आ जाएगा किसमें? जूल में। सर आपने ये कैसे कर दिया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट कर दिया? तो मैंने कहा भाई देख, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। यस, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी, मैंने इसको जूल में डाल दिया, खत्म होगी कहानी। सर और भी कोई वैल्यूज हमें याद रखनी है क्या? मैं कहूंगा नहीं, याद मत करो। आप ये ध्यान रख लो कि जो 1 कैलोरी होती है वो 4.18 जूल के बराबर होता है लगभग, जिसको हम लोग 4.2 जूल लिख के करते हैं, है ना? ऐसे लिख के चलते हैं। तो यार ये बाकी वैल्यूज आपको याद नहीं रखनी है ना। ये बेटा -18 है, ध्यान रखना। ये क्या है? -18 है, ठीक। बाकी वैल्यूज मैं नहीं चाहता कि आप लोग याद रखें। अगर आपने जूल में निकाल लिया, जूल में निकाल लिया तो फिर कैलोरी में कन्वर्ट करना आसान है। इसको आप 4.2 से डिवाइड कर देना, जूल में निकल जाएगी, ठीक है। सो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है एनर्जी का, जो आप लोग ध्यान में रखोगे। तो यहां से मुझे ये पता लग रहा है कि जो ऑर्बिट की एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर के, है ना? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। यस, हाँ, ये टोटल एनर्जी है बेटा, दिस इज द टोटल एनर्जी। जब मैं बात करता हूं एनर्जी, इसका मतलब टोटल एनर्जी, है ना? है ना? जब मैं बात करता हूं एनर्जी, इसका मतलब टोटल एनर्जी। जब मैं बात करता हूं एनर्जी, इसका मतलब टोटल एनर्जी की बात हो रही हो। और टोटल एनर्जी में जो माइनस साइन है, वो माइनस साइन वापस से क्या सिग्निफाई कर रहा है? कि अट्रैक्शन है ना? अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन है। दिस माइनस साइन सिग्निफाइज कि अट्रैक्शन है। डन, अट्रैक्शन है। बोलो बोलो बोलो, फटाफट फटाफट फटाफट। सही कह रहा हूं? यस 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 यस, ठीक है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। तो सर अब यहां से देखो, एक चीज देखो, आपने कहा सर nth ऑर्बिट की जो रेडियस है ना, आपने कहा सर nth ऑर्बिट की रेडियस ये होती है, मान लिया हमने, है ना? जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लिया। आप हमें एक बात बताओ, आप हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेट करके बताना थोड़ा सा, है ना? आप हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेट करना, मैंने कहा भाई करवा ले। हाइड्रोजन एटम के लिए अगर मैं आपसे फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस पूछूं, तो हाइड्रोजन मतलब Z1 हो गया, और फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी क्या? चेक करना जरा, -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी क्या? बिल्कुल आएगी सर। अगर मैं आपसे सेकंड ऑर्बिट की रेडियस पूछूं, तो क्या ये -13.6/4 आएगा क्या?
सर एन स्क्वायर टू मतलब एन स्क्वायर टू लिखोगे ना यार, एन की वैल्यू टू लिखोगे तो एन का पावर टू मतलब 4 हो जाएगा। बताइए जरा ये वैल्यू कितनी आएगी? क्या ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी क्या? अरे बोलो ना। अगर मैं आपसे पूछूं थर्ड ऑर्बिट की रेडियस कितनी है, तो क्या ये अपॉन 9 आएगा क्या? और ये -1.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा क्या? चेक करना। अगर मैं आपसे पूछूं फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस कितनी है, तो क्या ये 16 आएगा क्या? और क्या ये -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा क्या? चेक करना जरा। क्या ये वैल्यूज मैंने सही लिखी है क्या? बेटा रिजल्ट आ गया, बहुत अच्छी बात है ना? रिजल्ट आ गया, बहुत अच्छी बात है। क्या ये वैल्यूज मैंने सही लिखी है क्या? यस। और अगर मान लो यही करते 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 मैं इनफाइनाइट पे चला जाऊं, तो जो अगर मैं यहां एन की वैल्यू इनफाइनाइट लिखूंगा तो क्या एनर्जी जीरो हो जाएगी क्या? यस, क्या एनर्जी जीरो हो जाएगी क्या? बोलो ना, क्या एनर्जी जीरो हो जाएगी क्या? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बताओ। तो इसका मतलब यह है भाई, इसका मतलब यह है कि अगर मान लो यह है न्यूक्लियस, यह है फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज द सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट, और ऐसे करते करते ये इनफाइनाइट है। अगर ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, और ये है n इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे, अगर इसकी एनर्जी E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है, और ये इनफाइनाइट है, तो आप जैसे जैसे न्यूक्लियस से जाते दूर जाते जाओगे, जो एनर्जी का वैल्यू होगा, क्या वो इंक्रीज कर रहा है क्या? बताओ, क्या उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है क्या? बताओ जरा, क्या उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है क्या? चेक करो, क्या उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है क्या? ये एनर्जी कौन सी एनर्जी है बेटा? टोटल एनर्जी है। यस, ये एनर्जी कौन सी है? टोटल एनर्जी है। बोलो यस यस। ये जो एनर्जी की वैल्यू है, हाँ बेटा, रेडियस नहीं एनर्जी, है ना? रेडियस नहीं एनर्जी। हाँ, अगर रेडियस कह रहा हूं तो सॉरी। क्या ये वैल्यू, कोई कहेगा सर देखो एनर्जी बढ़ कैसे रही है? अरे -13.6 और -3.4 में से कौन ज्यादा है? ऑब्वियस है -3.4 ज्यादा है ना? तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हो, एनर्जी का वैल्यू इंक्रीज करता है। और इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी कब होती है? जब वो इनफाइनाइट पे होता है। इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी कब होती है? जब वो कहां होता है? इनफाइनाइट पे होता है। मैक्सिमम एनर्जी का मतलब है कि उसका न्यूक्लियस के साथ कोई लेना देना नहीं है। आज जो लड़का है वो अपने घर वालों से मुक्त हो गया है। अब घर वालों का, परिवार का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहा। यस, कोई कंट्रोल नहीं रहा। तो उसकी एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। और मैक्सिमम कितनी होती है? जीरो। किसी भी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी कितनी पॉसिबल है? जीरो पॉसिबल है। मेरी बात समझ गए? तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जाता जाता हूं, मेरी जो टोटल एनर्जी की वैल्यू है वो इंक्रीज करती है। यस, जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जाऊंगा, वैसे वैसे एनर्जी का वैल्यू इंक्रीज करेगा। अगर टोटल एनर्जी इंक्रीज करेगी, अगर आपकी टोटल एनर्जी इंक्रीज करेगी, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। यस, अगर टोटल एनर्जी इंक्रीज करेगी मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, है ना? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी की 2 टाइम्स होती है। यस, पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी की 2 टाइम्स है। अगर आपकी पोटेंशियल टोटल एनर्जी बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, न्यूक्लियस से दूर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? आप बोलोगे बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? यस, काइनेटिक एनर्जी देख लो। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी के बराबर होती है। ऐसे कह सकता हूं ना, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। अगर टोटल एनर्जी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी। मतलब ये नॉर्मल से रिलेशंस होते हैं जो आपसे आगे पीछे पूछ सकता है। बोलो यस यस यस। अरे बोलो ना यार दादा, क्लियर है ये बात? अच्छा, यहां से मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? मान लो अगर मैं तुमसे कहूं E2 माइनस E1, E3 माइनस E2, E4 माइनस E3 और E5 माइनस E4, कौन सा एनर्जी का गैप सबसे ज्यादा होगा? कौन सा एनर्जी का गैप सबसे ज्यादा है? ये बताइए, कौन सी एनर्जी का गैप सबसे ज्यादा है? हम्म। कौन सा एनर्जी का गैप जो है वो सबसे ज्यादा है? कौन सा एनर्जी गैप सबसे ज्यादा है? क्या लगता है आपको?
पक्का, वेरी गुड। तो ये जो गैप होगा ये सबसे ज्यादा होगा। मतलब मैं आपको यहां से ये बताना चाहता हूं, मैं आपको कल स्पेक्ट्रम में भी यही बात कह रहा था, जब मैंने आपको स्पेक्ट्रम करवाया था वहां पर भी मैं ये बात कह रहा था कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हो वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती है, लेकिन जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे ऑर्बिट्स के बीच एनर्जी का जो गैप है वो कम होने लगता है। इसी वजह से जब मैं आपको कल स्पेक्ट्रम पढ़ा रहा था, मैंने फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट के बीच गैप सबसे ज्यादा बनाया था, फिर उसके बाद मैंने गैप और कम कर दिया था, फिर और कम कर दिया था, फिर और कम कर दिया था, फिर और कम कर दिया था, है ना? याद आया क्या? मतलब एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन दो ऑर्बिट के बीच जो एनर्जी का गैप है वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यस, मेरी बात समझ गए ना? तो ये चीज है जो आपको यहां पर ध्यान में रखनी थी। डन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी के साथ अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड। अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने ये रहा। आओ जी, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे अब, है ना? आ जाओ आ जाओ, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताओ देखें क्या आंसर होने वाला है इसका। इसका मैं आपको वो दूंगा, पोल दूंगा। सर माइनस तो बस अट्रैक्शन बताता है, वैल्यूज वाइज तो एनर्जी कम हो रही है, कैन यू एक्सप्लेन दिस? नहीं, यहां पर एनर्जी माइनस के साथ अट्रैक्शन भी बता रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू की भी बात हो रही है। अब देखो सुनो, मान लो मैं यहां खड़ा, आप खड़े हो जहां पर भी हो, आपके पेरेंट्स आपके बहुत नजदीक है, तो आपकी एनर्जी स्टेट कम रहेगी। जैसे जैसे आप अपने पेरेंट्स से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे आपकी जो आदतें हैं वो अलग होती जाएगी, आप अपने अपने अवतार में नजर आने लगोगे, है ना? आप अपने एक्चुअल अवतार में नजर आने लगोगे, है ना, जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे। यस, तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हो, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के साथ कम होने लगता है, और जब अट्रैक्शन कम होगा तो एनर्जी इंक्रीज करेगी, ऑब्वियस है ना? तो यह माइनस साइन जो है वो सिग्निफाई अट्रैक्शन को भी कर रहा है और एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू को भी कर रहा है। यस सर, अगर टोटल एनर्जी इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी, बट काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन होगा? एक्सप्लेन, बताया तो था। टोटल एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी माइनस होती है तो उसका ऑपोजिट होगा। यस, नो रैंक अलॉटेड। सर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कैसे होगी? अगर एनर्जी नेगेटिव कैसे हो सकती है? अगर एनर्जी नेगेटिव साइन अट्रैक्शन शो करता है तो फिर मोड़ लेंगे तो एनर्जी इवन की ज्यादा। अरे बेटा, तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात को। अट्रैक्शन मान लिया, चलो तुम कह रहे हो कि नेगेटिव साइन अट्रैक्शन को वो बताता है, तो मान लिया तुम्हारे हिसाब से मैं चलने लगता हूं। फर्स्ट ऑर्बिट के साथ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है इलेक्ट्रॉन का, तो उसकी एनर्जी सबसे मिनिमम होगी। न्यूक्लियस से थोड़े और दूर गए, अट्रैक्शन कम हो गया तो एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि अट्रैक्शन और एनर्जी ऑपोजिट होते हैं। अट्रैक्शन ज्यादा, एनर्जी कम। आप न्यूक्लियस से जितना दूर होगा इलेक्ट्रॉन, उस पर अट्रैक्शन कम है तो एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो आप भले ही साइन देख लो, भले ही लॉजिक देख लो, दोनों एक ही बात कह रहा है। न्यूक्लियस के जितना नजदीक इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन ज्यादा तो एनर्जी कम। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे अट्रैक्शन कम होता जाएगा, अट्रैक्शन कम होगा तो एनर्जी बढ़ेगी, सिंपल। अब आप चाहे तो लॉजिक लगा लो, आप चाहे तो कॉन्सेप्ट लगा लो, आप चाहे तो वैल्यूज लगा लो, एक ही बात है, सारा सब कुछ एक ही बात कह रहा है। तुम कंफ्यूज हो रहे हो, है ना? हाँ आ जाओ, पोल दे रहा हूं मैं इसका। यस यस, पोल आ गया आपकी स्क्रीन पर, पोल आ गया दादा, पोल दे दिया मैंने, पोल दे दिया। हाँ, पोल आ गया आपकी स्क्रीन पर, पोल आपकी स्क्रीन पर है। हो गया क्या पोल खत्म? The radius of which of the following orbit is same as that of the Bohr's first orbit of hydrogen atom? आओ, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। देख लेते हैं कितने बच्चों ने सही जवाब दिया है। 42%। क्यों बे? अबे ये कौन है? क्यों भाई? ये ए वाले कौन लोग हैं? ओ भाई साहब, अभी रुको तुम, अभी तुम्हारा इलाज करता हूं। अलिया दास, रेयान अहमद, रोहित, फ्यूचर आईआईटीएन, पीयूष, शौर्य, वास्तव, साग्निक, आदित्य और सार्थक।
अभी देखो तुम, अभी तुम्हारा दोगलापन उतारता हूं मैं। हाँ, अभी तुम्हारा दोगलापन उतारता हूं, आओ। हाइड्रोजन एटम की जो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है कितनी होती है? रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, यस। और हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है ना, फॉर हाइड्रोजन, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो z इज इक्वल टू 1 है फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस, तो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस आएगी 0.529, ठीक है ना, ठीक है। अब तुम आओ, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे टिक किया है, आओ बच्चों ने जिसने ऑप्शन नंबर ए पे टिक किया है वो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस निकालना जरा। एन कितना है? एन दे रखा है 2, तो 2 की पावर 2 आ गया। और हीलियम का जेड कितना होता है? हीलियम का जेड होता है 2। अबे अकल के अंधों, ये वैल्यू तो 0.529 इंटू 2 मिल रही है, बराबर कैसे हुआ ये कैसे बराबर हुआ? कौन से स्कूल में पढ़ के आए हो तुम? हैं? अरे कहां से पढ़ के आए हो? ये वैल्यू बराबर कैसे होगी? यहां पर बराबर होगी महाराज, क्योंकि इसका z कितना होता है? 4 होता है। अगर आप इसका रेडियस निकालोगे फर्स्ट ऑर्बिट का 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, एन कितना है? 2, तो 2 स्क्वायर बाई जेड कितना है? 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। इसका जो रेडियस निकलेगा, वो 0.529 आएगा। और ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी, बराबर होंगी तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ ना भाई, है? अरे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ ना, कोई बोल ही नहीं रहा। यस यस यस, ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहा हूं मैं, पक्का ना? हाँ तो चलो फिर, इसमें गलती हुई है, अगले में मत करना। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कहता है कि रेडियस ऑफ बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस इज एक्स, द रेडियस ऑफ बोर सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? हाँ, है ना, बताओ बताओ। अगर हीलियम प्लस के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस एक्स है, तो हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी? क्वेश्चन ये कह रहा है। पोल नहीं दूंगा, मैं करवा देता हूं इस क्वेश्चन को, है ना। एक बार देखो, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? हमने कहा सर, रेडियस का फॉर्मूला होता है, nth ऑर्बिट की रेडियस होती है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, यस। तो हमने कहा कि सर जो रेडियस होगा वो एन स्क्वायर बाई जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, होगा कि नहीं होगा? रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड, सही कह रहा हूं। तो यहां से अगर मैं आपसे कहूं रेडियस ऑफ हीलियम प्लस डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, अगर मुझे ये रेशियो निकालना हो, सोच के देखो, तो क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं? एन स्क्वायर बाई जेड ऑफ हीलियम प्लस डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर अपॉन जेड ऑफ हाइड्रोजन। अरे कोई बोल ही नहीं रहा, मैं बता सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। आओ देखें, हीलियम प्लस का जो ऑर्बिट है उसकी रेडियस एक्स दे रखी है, हाइड्रोजन की रेडियस निकालनी है। हीलियम प्लस के कौन से ऑर्बिट की बात हो रही है? फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है, तो मतलब एन का वैल्यू 1 हो गया। हीलियम प्लस का जेड कितना होता है? 2 होता है, ठीक है सर। हाइड्रोजन के कौन से ऑर्बिट की बात हो रही है? सेकंड ऑर्बिट की बात हो रही है, तो एन का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का जेड कितना होता है? 1 होता है, ठीक है सर। तो यहां से ये वाली वैल्यू मिल जाएगी 1/8, तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा, कितना आएगा बताइए? 8x। कितना आएगा? 8x आएगा। ईमानदारी से बता दो किसने क्वेश्चन सही कर लिया था? जेई की कसम है तुम्हें, यस, जेई की कसम है तुम्हें। बोलो बोलो बोलो, समझ में आ गया क्या तुम्हें? दादा बोल तो सही, क्या चीज समझ में आ गई? अरे कोई बोल ही नहीं रहा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, करेक्ट हो गया सर। आइए सर आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ हाइड्रोजन एटम, in a hydrogen atom if the energy of an electron in the ground state की एनर्जी अगर -13.6 है, then the in the second excited state एनर्जी कितनी होगी? then in the second excited state एनर्जी कितनी होगी? क्वेश्चन ये कह रहा है। चलो कोई बात नहीं, गलत हुआ तो कोई बात नहीं, सीख लिया ना। अरे सीख लिया ना, क्वेश्चन समझ में आया ना, अब नहीं करोगे ना गलती, कोई बात नहीं, एक बार गलती हो जाती है इंसान से, है ना। और जो एक ही गलती को बार बार करे, दुनिया उसको शैतान बोलती है ना। एक गलती कोई बात नहीं, एक बार हो जाए, है ना, इसका मतलब ये है कि हर बार नई गलती करो आप, है ना, उस गलती को रिपीट मत करो। लो जी, पोल दे देते हैं इस क्वेश्चन का सीधा सा, है ना, खटाक से पोल आपके सामने, इस क्वेश्चन का पोल आपके सामने।
इस क्वेश्चन का पोल आप लोगों के सामने है। बताओ, पोल होने जा रहा है खत्म, पोल होने जा रहा है खत्म। पोल होने जा रहा है खत्म। लो जी, बहुत बढ़िया। देखते हैं इसमें कई लोग निपट जाएंगे। ये देखो, मैं कह रहा था निपटेंगे भैया। 36.4% बच्चों ने सही जवाब दिया है। ये बाकी की जो 50% जनता वो है जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ा। बे ओ इधर देखो, अगर मैं कह रहा हूं फर्स्ट शेल, अगर फर्स्ट शेल मतलब ग्राउंड स्टेट हो गया, फर्स्ट शेल मतलब ग्राउंड स्टेट, कह रहा है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 2 जो होगा वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी, n इज इक्वल टू 3 जो होगा वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगी। अब क्वेश्चन तो ढंग से पढ़ लिया करो। हाँ, एक बार ठोकर खा चुके हो तुम, बार बार ठोकर खाने का मन कर रहा है तुम्हारा। क्वेश्चन में सेकंड ऑर्बिट की रेडियस नहीं पूछी थी महाराज, सेकंड एक्साइटेड स्टेट की आपसे एनर्जी पूछी थी। और सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है थर्ड एनर्जी लेवल। क्या? थर्ड एनर्जी लेवल। और थर्ड एनर्जी लेवल की एनर्जी -1.51 होती है। कुछ समझे? हाँ बोलो, बताओ, मतलब हद है। कह रहा रीपोल करो सर, हमें क्वेश्चन गलत पढ़ा है हमने, है ना, रीपोल करो सर, है ना। हाँ, गलत दबा दिया सर। बेटा गलत दबाने से काम गलत ही हो जाते हैं। हाँ, नुकसान हो जाता है गलत दबा दोगे तो। वो हो गया ना तुम्हें नुकसान, देख लो। हद है मतलब। बताओ, ऐसे क्वेश्चन अब तुम गलत करोगे भाई, ऐसे क्वेश्चन तुम अब गलत करोगे, बताओ मतलब। आओ अगला क्वेश्चन। इसीलिए मैं पहले चिन्नू चिन्नू से क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें, है ना। अच्छे क्वेश्चंस तुम्हें होमवर्क दूंगा और क्वेश्चंस, है ना। चिन्नू चिन्नू से क्वेश्चंस हैं। देखो, कहता है विच एनर्जी लेवल ऑफ हीलियम प्लस, ये तुम खुद से करना है ना, ये तुम्हारा होमवर्क है ना, ये तुम खुद से करोगे, है ना। इसको खुद से करना है ना, ये तुम्हारा होमवर्क। अब ऐसे वाले क्वेश्चन जितने भी है ना सारे तुम होमवर्क में करोगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट x है, तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट कितनी होगी, ये तुम्हारा होमवर्क है ना, इसको आप खुद से करोगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये वाला क्वेश्चन अभी करवाऊंगा मैं आपको। ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं किया हमने, ये भी नहीं किया है। ये वाला क्वेश्चन, हाँ हाँ, ये भी नहीं किया है, नहीं किए हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, ये भी नहीं किए हैं, है ना, ये भी नहीं किए हैं। तो हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, ये वाला क्वेश्चन देखिए। आपको जानकर बड़ी ही खुशी होगी कि ये जो क्वेश्चन है ये जेईई एडवांस 2019 का क्वेश्चन है। कौन से साल का? जेईई एडवांस 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है जी, कौन से साल का? जेईई एडवांस 2019 का क्वेश्चन है। यस, आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड। यहां पर रेडियस दे रखा है, एंगुलर मोमेंटम दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है। यस, और हमसे पूछा गया है बताओ रिलेशन बताओ। देखो ये रिलेशन बताओ, लिस्ट ए का लिस्ट बी के साथ मैच करना है, लिस्ट ए का लिस्ट बी के साथ मैच करना है। तो सुनो, अभी मैंने आपसे कहा था कि जो रेडियस होती है महाराज, जो रेडियस होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई जेड होती है। याद आया कुछ? एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है mvr, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? nh/2π। तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। एंड रेडियस जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई जेड। तो जो वन है, जो वन है, क्या उसका रिलेशन t के साथ होगा? क्या जो वन है क्या वो t के साथ रिलेट कर रहा है क्या? चेक करो। जो फर्स्ट है क्या वो t के साथ रिलेट कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है। और जो सेकंड है, सेकंड है वो क्या s के साथ रिलेट कर रहा है क्या? सेकंड जो है क्या वो s के साथ रिलेट कर रहा है क्या? चेक करो। एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होता है और रेडियस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होती है। तो फर्स्ट जो होगा वो t के साथ मैच करेगा, फर्स्ट जो होगा वो t के साथ मैच करेगा। और ये रहा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट जो होगा वो t के साथ मैच करेगा। बताओ, अब बताओ, कोई दिक्कत है क्या इस क्वेश्चन में? यस 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 यस, अरे बोलो ना। ये देखो जे एडवांस का क्वेश्चन ना 4 नंबर 4 सेकंड में क्वेश्चन हो गया। और देखो, सेकंड वाला किसके साथ मैच कर रहा था? सेकंड वाला एस के साथ मैच कर रहा था। तो गलत है, यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है, यहां पर थर्ड और फोर्थ के बारे में बोला गया। आओ थर्ड और फोर्थ देख लेते हैं। हमने कहा था जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है इट इज मोड ऑफ टोटल एनर्जी, यही बोला था सर। टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर।
नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ऐसा ही तो था भाई। हमने टोटल एनर्जी पढ़ी थी ना, टोटल एनर्जी क्या होती है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो होगी, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एन की पावर -2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एन की पावर -2 है क्या कहीं, सर ये रहा, एन की पावर -2 ये रहा। तो मतलब जो थर्ड है, थर्ड जो है उसका रिलेशन पी के साथ बैठ रहा है, जो थर्ड है उसका रिलेशन पी के साथ बैठ रहा है। चेक करो, जो थर्ड है उसका रिलेशन पी के साथ बैठ रहा है, थर्ड जो है उसका रिलेशन पी के साथ बैठ रहा है। तो जो थर्ड का रिलेशन पी के साथ बिठाने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी है। बताइए, जेई एडवांस्ड 2019 का क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में सॉल्व हो गया, है ना। मैं आपसे कह ही रहा था, जब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो तुम जेई एडवांस हो, मेंस हो, कोई सा भी हो, क्वेश्चन को बड़े आराम से खत्म कर पाओगे। यस 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 यस, डन। आओ, एक और क्वेश्चन है जेई एडवांस का ही, वो है जेई एडवांस 2023 का। ये जो क्वेश्चन है, ये अभी मैं करवाऊंगा, इसके बाद ये तुम्हें होमवर्क दूंगा, ये भी है ना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उसके बाद इसको भी आपको होमवर्क मिलेगा, है ना, इसका भी आपको होमवर्क मिलेगा, है ना। ये जेई एडवांस 2023 का क्वेश्चन है, ये भी इतना आसान क्वेश्चन है, इसको भी तुम खुद से कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है ना, ये मेरी गारंटी है। यस, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये खुद से करना। अब छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको और बताना चाहता हूं, है ना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको और बताना चाहता हूं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हम लोग और सीखेंगे अभी, ठीक है ना। देखो, सुनो मेरी बात, क्या है वो कॉन्सेप्ट, मैं आपको बताता हूं, सुनो। आप लोगों को याद है फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, है ना, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद है, फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, 1/λ इज इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। याद आया क्या कुछ, ये वाला फॉर्मूला याद आ रहा है क्या आपको, अरे बोलो ना, ये वाला फॉर्मूला याद आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला आया कहां से, है ना। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताता हूं और यहां से एक और मैं आपको फॉर्मूला और याद करवाऊंगा जो आप लोग ध्यान में रखोगे। ठीक है सर, करवाओ याद। आइए इधर देखो, मैंने आपसे अभी nth ऑर्बिट की जो रेडियस निकालने को बोला था, nth ऑर्बिट की रेडियस निकालने को बोला था, वो था क्या, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। बोलो, यही था ना फॉर्मूला, यही था ना फॉर्मूला, जूल पर एटम, है ना, ये एक एटम के लिए होता है, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, यही था। ठीक है सर, अगर मान लो मैं आपसे कहूं E1, है ना, इसकी एनर्जी, तो आपने कहा सर इसको आप ऐसे लिख दो, या फिर -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर बाय n1 का स्क्वायर, यही हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। एक और ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट, उसकी रेडियस, उसकी एनर्जी, सॉरी सर, उसकी एनर्जी का फॉर्मूला ये हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, यस, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो n2 है इट इज ग्रेटर देन n1, है ना, जो n2 है इट इज ग्रेटर देन n1, है ना, ये ध्यान रखने वाली चीज है। n2 जो होगा, कई मैं इसको फाइनल भी लिख सकता था, आप चाहो तो इसको n इनिशियल, e इनिशियल लिख सकते थे, है ना, आप चाहो तो इसको e फाइनल लिख सकते थे, आपकी श्रद्धा है, लेकिन मैंने 1 और 2 के अकॉर्डिंग करवा दिया, है ना, 1 और 2 के अकॉर्डिंग करवा दिया। अरे देखो तो सही, क्या क्लास एंड कर दो यार, तुम पागल वागल हो गए हो क्या। अभी मैं क्लास जिस दिन एंड करने लगा ना तुम्हारे हिसाब से, तो जो साला 10-12 क्वेश्चन लेके आया ना, ये 3 क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं, और फिर उसके बाद तुम्हारे हिसाब से क्लास एंड कर दूंगा। एक तो साला तुम्हें क्वेश्चन भी चाहिए खूब सारे, तुम्हें चाहिए कि मास्टर धीरे धीरे पढ़ाए, सब काम तुम्हें अच्छे से चाहिए, है ना, और फिर भी तुम्हें क्लास भी खत्म करवानी है जल्दी। कहां से आए हो बे, कुछ मोटिवेशन है कि नहीं है। अभी हम लोग AR52 को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, जो PW निकाल के दे रहा आपको जेई एडवांस में, और उसी समय जिस दिन जेई का रिजल्ट आया उस दिन तुम फैल रहे हो, क्लास खत्म कर दो, ये कर दो, थप्पड़ मारूंगा एक कान पे मैं। साला पढ़ना लिखना है नहीं तुम्हें, क्लास खत्म कर दो, पढ़ लो ना चुपचाप, हद है मतलब। हाँ देखो, इसको आप इनिशियल एनर्जी लिख सकते हो, फाइनल एनर्जी लिख सकते हो, है ना, n2 इज ग्रेटर देन n1। माता खराब कर देते हो भाई, मैं चैट बंद कर दूंगा अभी तुम्हारी, अब चैट बंद कर दूंगा, तुम तड़प सी लगेगी, तुम्हारे बदन में आग सी लग जाएगी, वो चैट कैसे बंद करती बताओ, है ना, फिर झुंझुनाने लगोगे अंदर ही अंदर। मेरे हाथ में तो है तुम्हारा कंट्रोल सारा, लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूं ना।
आओ देखो, अगर N2 इज ग्रेटर देन N1 है, इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं E2 इज ग्रेटर देन E1। यस, E2 इज ग्रेटर देन E1। तो अगर मैं आपसे पूछूं डेल्टा E का वैल्यू, वो हो जाएगा सर E2 माइनस E1। यस, डेल्टा इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो डेल्टा E का जो फॉर्मूला बनेगा ना, वो तुम निकाल लेना, डेरिवेशन मैंने तुम्हें करवा दिया है, -18 इंटू जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। और ये किस में आएगा? जूल में आएगा। जब भी तुम्हें, है ना, आप चाहो तो इसको N इनिशियल लिख सकते हो, N इनिशियल लिख सकते हो, N फाइनल लिख सकते हो, आपकी श्रद्धा है ना। ये है डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स। यस, डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स, दो एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस। यस, ये है दो एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस। अगर मान लो कभी भी आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि बताओ इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्थ से सेकंड में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्थ से सेकंड में आ रहा है। यस, इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्थ से सेकंड में आ रहा है। इसका मतलब फोर्थ से सेकंड में आने का मतलब है ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा फोर। और आपसे बोले कि बताओ कितनी एनर्जी एमिट करेगा, फोर्थ से सेकंड में आ रहा है, कितनी एनर्जी एमिट करेगा, डायरेक्ट आप लोग डेल्टा ई का वैल्यू यहां से निकाल पाओगे, है ना। आपसे कह दे इलेक्ट्रॉन 7 से थर्ड में आ रहा है ना, तो ये हो गया 7, ये हो गया थर्ड। यस, ये हो गया थर्ड, ये हो गया 7। तो यहां से आप लोग डेल्टा ई का वैल्यू निकाल पाओगे अगर आपसे बोले कि इन दोनों के बीच एनर्जी का डिफरेंस कितना है ना। तो जब भी किन्हीं भी दो एनर्जी लेवल्स के बीच एनर्जी का डिफरेंस निकालना हो, यस, जब भी किन्हीं दो एनर्जी लेवल्स के बीच डिफरेंस निकालना हो एनर्जी का, आप लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। कह सकता हूं मैं ऐसा? यस। तो अब देख लो, ये जो डेल्टा ई का वैल्यू है, सुनना मेरी बात है, डेल्टा ई का जो वैल्यू है, क्या मैं इसको HC बाय लैम्डा लिख सकता हूं क्या? यस, इसको मैं h न्यू लिख सकता हूं क्या? ऐसे मान लो इसको मैं h न्यू लिख दूं। यस, तो सर एच न्यू का वैल्यू, या फिर HC बाय लैम्डा लिख, या एच न्यू लिख दो, चलो कोई बात नहीं, एच न्यू लिख देते हैं। एच न्यू जो होगा वो इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। और अगर मान लो आपसे न्यू बोल दिया, आपसे बोले कि बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, डेल्टा ई निकाल के एच न्यू से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। मैं इस न्यू की जगह HC बाय लैम्डा भी लिख सकता हूं। HC बाय लैम्डा सारा का सारा एक्सप्रेशन यही बनेगा। और अगर मैं पूछूं 1/लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 1/लैम्डा आ जाएगा, ये है सर 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर, तो पहले से था, ये h इंटू सी यहां नीचे आ जाएगा, इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, यही होगा। यस यस, बोलो बोलो, इसी में आएगा। अब देखो ये वैल्यू कांस्टेंट है, h का वैल्यू कांस्टेंट है, c का वैल्यू कांस्टेंट है, सारी वैल्यूज कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट वैल्यूज आप डालोगे तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा r z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। जो हमने फॉर्मूला वहां लिखा था वो यहां से आया था। यस, जो हमने फॉर्मूला वहां पढ़ा था वो यहां से आया था। अब हुआ क्या था कि जो हाइड्रोजन होता है ना, फॉर हाइड्रोजन z का वैल्यू 1 हो जाता है, और z का वैल्यू 1 हो गया था तो 1/लैम्डा का वैल्यू r 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर हो गया था। मेरी बात समझे? अगर हाइड्रोजन नहीं कहा है क्वेश्चन में, ध्यान दो, अगर हाइड्रोजन में क्वेश्चन नहीं कहा है, यस, अगर क्वेश्चन में नहीं कहा है कि हाइड्रोजन है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि उस केस में आपको z लिखना पड़ेगा। और अगर क्वेश्चन में कह दिया कि हाइड्रोजन है, तो आपको z इज इक्वल टू 1 लिख के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बताओ, मेरी बात समझ में आई? बेटा 13.6 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। यस, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। मैंने जूल वाली वैल्यूज लिखी है, ठीक है ना, मैंने जूल वाली वैल्यूज लिखी है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। ई की वैल्यू गलत है, प्लीज चेक कर दो। हाँ हाँ बेटा, गलत है वो, है ना, तू गलत ही लिख दे, काम कर, गलत ही लिख ले, मतलब अब ई का वैल्यू -13। भांग खा के बैठे हैं साले, ऐसा लग रहा है जैसे। ये देखो, ये देखो, ई का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ई का वैल्यू जूल में, देख रहे बेटा, ये देख, ये सही लिखी है ना, पिछली स्लाइड पे लिखा है, और ये वैल्यू मैंने अगली स्लाइड से एक स्लाइड छोड़ के लिख दी, इतने में तो काम खत्म हो गया सर, है ना। देख, ये सही लिखा है बेटा, ये गलत नहीं लिखा है ना, सही लिखा है ये।
आर क्या है? आर क्या है? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है, व्हाट इज आर? आर क्या है? आर मींस राहुल डूडी, मैं पढ़ा रहा था इसलिए आर लिख दिया मैंने। आर क्या है? क्वेश्चन तो यह है जोरदार, आर क्या है? बताओ भाई, आर क्या है? हाँ, आर बताओ क्या है ना? आर बताओ क्या है? यस यस यस, यहां पर आर है महाराज, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। क्या होगा बे तुम्हारा? है तुमने ड्रॉप क्यों लिया है मेरे भाई? क्यों खराब कर रहे हो अपने घर वालों को भाई? चलो, तुम्हें एन इनिशियल फाइनल से दिक्कत है ना, इसको हटा दो, है ना, इसको हटा दो। ये ध्यान रखो, ये ध्यान रखो कि जो n2 है दैट इज ग्रेटर देन n1, बस, है ना, ये ध्यान रखो बस। एन इनिशियल फाइनल सब हटा दो, सब हटा दो, तुम ये ध्यान रखो। हाँ, आर क्या करे? आर रियान, रियान पराग है, अच्छा चलो रियान पराग मान लो, है ना। हाँ, ये देखो आर क्या है यहाँ? रिडबर्ग्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया ना आपको? नोट कर लो इसको, नोट हो जाए तो डन लिख दो, फिर आगे चलते हैं। मतलब कहने का ये है कि ये जो सारी कहानी मैंने तुम्हें समझाई है ना, उसमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है और एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। डेरिवेशन याद रखो तो तुम्हारी श्रद्धा है, ना भी याद रखो ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने डेरिवेशन याद किया कि नहीं किया। तुम्हें यह पता होना जरूरी है कि दो एनर्जी लेवल्स के बीच एनर्जी का डिफरेंस कितना है और वहां से 1/λ कैसे निकालूंगा, ठीक है ना। हाँ, आर मतलब राजवंश सर भी हो सकते हैं, बिल्कुल, है ना। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। हम्म। सर इस पे क्वेश्चन आता है क्या? देख लेते हैं इस पे क्वेश्चन आता है कि नहीं आता। इस पे क्वेश्चन आता है कि नहीं आता, ये देखो, ये जेई मेंस 2013 का क्वेश्चन है ना। जेई मेंस 2013 का क्वेश्चन है, देख लो आता है कि नहीं आता। क्या कह रहा है? कहता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस फॉर्मूले से दी जाती है, तो मैं पता है पहले से। वेवलेंथ ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम 1 to 2 विल बी। इलेक्ट्रॉन को 1 से 2 में लेके जाना है, तो बताइए वेवलेंथ जो है लाइट की वो कितनी होगी? वेवलेंथ जो है लाइट की कितनी होगी? वेवलेंथ जो है लाइट की कितनी होगी? कर पाओगे क्या? बताओ। यस यस यस, हो पाएगी क्या? अरे भैया ये देख ले, n1 का वैल्यू, n2 का वैल्यू, और मैंने फॉर्मूला बता दिया। अभी तेरे सामने फॉर्मूला लिखा था, दिस इज योर फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में डालिए, इस फॉर्मूले में डालिए n1 का वैल्यू, n2 का वैल्यू, r का वैल्यू। z अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का z 1 हो जाएगा, या अगर कुछ और है तो z की जगह वो डाल देना, उसका एटॉमिक नंबर, तुम्हें लैम्डा मिल जाएगा। लैम्डा ही मेरे से पूछा है, यस, लैम्डा ही मेरे से पूछा है। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, यस, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, है ना, ये वाला फॉर्मूला निकाल के डेल्टा ई निकाल लेते और डेल्टा ई से न्यू निकाल लेते, तो उस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, है ना। ये दोनों तरीके से हो जाता मेरे हिसाब से, यस, ये तो दोनों तरीके से हो जाएगा, जिस भी हिसाब से करो। आप चाहो तो पहले डेल्टा ई निकाल लो, है ना, डेल्टा ई का फॉर्मूला मैंने बता रखा है। डेल्टा ई निकाल के इसको hc/λ कर दो, यहां से लैम्डा निकाल लो, और या फिर जो 1/λ वाला फॉर्मूला बताया था, यस, वो भी आप लोग कर लेना, है ना। तो इसको आप लोग एक बार घर पे ट्राई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है सर, कर लेंगे। आइए एक और इलेक्ट्रॉन, एक और क्वेश्चन, सॉरी, ये देखिए एक और क्वेश्चन, या फिर ये वाला नहीं, इससे पहले एक ये क्वेश्चन करो, 2020 का क्वेश्चन करो, है ना, 2020 का क्वेश्चन करो, ये वाला, यस, ये है क्वेश्चन 2020 का। कहता है द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द लाइमन सीरीज इज λ1, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज ऑफ हीलियम प्लस इज। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में जो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है लाइमन सीरीज की, वो λ1 है। क्वेश्चन कह रहा है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बतानी है आपको बामर सीरीज ऑफ हीलियम प्लस। करना जरा इसको भी होमवर्क में, है ना, करना जरा इसको भी होमवर्क में, यस यस यस, करना जरा इसको होमवर्क में, ठीक है सर, कर लेंगे सर, कर लेंगे सर, इसको भी कर लेंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और फिर आपकी छुट्टी। बताओ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और फिर आपकी छुट्टी, बता दूं, कर दूं, क्या कहते हो? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और फिर हमारा बोर एटॉमिक मॉडल खत्म हो जाएगा। यस यस, छोटा सा, चिन्नू सा है, चिन्नू सा है, छोटा सा, बता दूं क्या? अरे बोलो तो सही।
हाँ, नजरें पूरी राउल डूडी स्क्रीन पे, अबे नजर मत लगा देना मुझे, मेरे ऊपर नजर नहीं, स्क्रीन मतलब स्क्रीन पे नजर रखो। हाँ, मेरे ऊपर नजर रखने वाले बहुत लोग हैं, तुम इतना कष्ट मत उठाओ मेरे ऊपर नजर रखने वाला, है ना। हाँ, तुम स्क्रीन पे रखो नजर। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, हाँ हाँ मतलब ये देखो, हाँ बोल दिया, बस बस बस। इतने सारे लोग अगर हाँ बोल दें तो भैया फिर मैं नहीं रुकने वाला, फिर मैं नहीं रुक रहा। देखो पहला जो है ना, पहला जो है वो है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने का फॉर्मूला। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने का फॉर्मूला, कि किसी भी स्पेक्ट्रम में टोटल कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बन सकती हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, ये होता है फर्स्ट फॉर्मूला। मान लो आपका इलेक्ट्रॉन यहां था, यहां से यहां आ रहा है, ये n2 है, ये n1 है। ऑब्वियस है, मुझे इसमें बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि n2 का वैल्यू n1 से बड़ा है। अगर इलेक्ट्रॉन n2 से n1 में आ रहा है और आपसे क्वेश्चन पूछे टोटल कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी, तो आप इस फॉर्मूले को लगाओ, उत्तर पाओ, काम खत्म। मान लो मैं आपसे कह दूं इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 8 से n इज इक्वल टू 2 में आ रहा है, तो बताओ टोटल कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी। टोटल स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का फॉर्मूला ये है। यस, मैं फिर कह देता हूं, ये टोटल निकालने का फॉर्मूला है। अगर क्वेश्चन में कभी ये कह दिया ना, बताओ बामर सीरीज में कितनी लाइंस बनेगी, लाइमन सीरीज में कितनी लाइंस बनेगी, तो वो निकालने का फॉर्मूला नहीं है। ये इंडिविजुअल स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने का फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने का। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखें। अच्छा, कई बार हमसे क्या करता है, वो पूछ लेता है कि बताओ इलेक्ट्रॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, है ना। हमसे क्या पूछ लेता है, हमसे कई बार वो पूछ लेता है कि बताइए इलेक्ट्रॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, कि बताइए इलेक्ट्रॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी। तो मैं आपको बता देता हूं आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है। आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा E इंफिनिटी माइनस E1। इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था, अपनी ग्राउंड स्टेट में मतलब E1 में था, उसको उठा के इनफाइनाइट पे ले जाना है, मतलब उसको वापस वहां से बाहर निकाल देना है, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस एटम से बाहर निकाल देना है। उसके लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है दैट इज योर आयनाइजेशन एनर्जी। यस, क्या कहा मैंने, आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला E इंफिनिटी माइनस E1, मतलब न्यूक्लियस के पास था इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, उसको वहां से हटा के इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट पे ले जाना है। तो बताइए कितनी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, वो होगा आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी E इंफिनिटी कितनी होती है, 0 माइनस ये फॉर्मूला कितना बन जाएगा 13.6 इंटू, अभी मैंने बताया था माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, एन स्क्वायर एन का वैल्यू 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से जो आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू मिला है सर, वो मिल गया प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ऑब्वियस सी बात है, ये एक एटम के लिए है, सो दिस इज योर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये है आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू। ये फॉर्मूला आपको आयनाइजेशन एनर्जी के लिए याद रखना है। बताओ याद रह जाएगा। यस यस यस, हाँ अगर हाइड्रोजन है तो माइनस प्लस 13.6 हो जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, है ना। अगर आप चाहो इसको उसमें निकालना, जूल में निकालना, तो वो भी निकाल सकते हो। 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन इंटू जूल, जूल है ना, ये यूनिट क्या हो जाएगी, जूल आ जाएगी ना। मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला निकाला, आपकी मर्जी है, मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कर दिया और जूल भी लिख दिया, दोनों में से जिसमें क्वेश्चन में पूछा उसमें आप निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद तीसरा आता है सेपरेशन एनर्जी, है ना। देखो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। एक आता है सेपरेशन एनर्जी, है ना। सेपरेशन एनर्जी को SE से दिखाया जाता है। यस, सेपरेशन एनर्जी को SE से दिखाया जाता है। सेपरेशन एनर्जी क्या होती है, सुनिए। सेपरेशन एनर्जी का फॉर्मूला होता है, चल जा भाई, हाँ सेपरेशन एनर्जी, ये देख रहे हो तुम्हारी दुआओं में कितना असर है, तुम्हारी दुआओं में कितना असर है, मतलब बोर्ड भी मतलब ऐसे रोक रहा है, रुकता सा जा रहा है। E इंफिनिटी माइनस EN, देखो हाँ इस पे भी क्वेश्चन आता है बेटा। यस, इस पे भी क्वेश्चन आता है। ये थी आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की बात होगी हमेशा। सेपरेशन एनर्जी का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की बात नहीं हो रही। इलेक्ट्रॉन किसी nth ऑर्बिट में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन किसी nth ऑर्बिट में घूम रहा है, वहां से इलेक्ट्रॉन को उठा के इनफाइनाइट पे ले जाना है, उसको बोला जाएगा सेपरेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, ग्राउंड स्टेट में घूम रहा है, वहां से उठा के इनफाइनाइट पे ले जाना है, दैट इज योर आयनाइजेशन एनर्जी। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेपरेशन एनर्जी। यस, समझ में आया। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो सेपरेशन एनर्जी, ये तो हो जाएगा क्या सर, ये होता है 0 माइनस, ये हो जाएगा
13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से सेपरेशन एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आप चाहो तो इसको जूल में भी कैलकुलेट कर सकते हो, इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल पर एटम। ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट थे दो छोटे छोटे से जो मुझे आप लोगों को बताने थे, जो मैंने आपको बता दिए हैं, और इन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आज पीपीटी में डाल देने हैं आपकी, तो आप लोग इनको खुद से कर लोगे, है ना। बोर एटॉमिक मॉडल फॉर्मूला मॉडल होना चाहिए। हाँ, इसमें काफी सारे फॉर्मूले होते हैं भाई, काफी सारे फॉर्मूले होते हैं। काफी सारे फॉर्मूले होते हैं। ठीक है ना। तो अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है ना, उसको भी मैं चलो होमवर्क लिख देता हूं ताकि आप लोग कर पाओ। जैसे ये वाला क्वेश्चन बेस्ड है ना, ये आयनाइजेशन एनर्जी पे बेस्ड है, इसको आप लोग करिएगा। ये वाला क्वेश्चन है टोटल कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगी, उस पे बेस्ड है, इसको करिएगा। ये वाला क्वेश्चन आयनाइजेशन एनर्जी सेपरेशन एनर्जी पे बेस्ड है, इसको करिएगा, है ना। ये करोगे तो सीखोगे। एक ये वाला क्वेश्चन है, ट्रांजिशन की बात हो रही है इसमें, इसको भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसको भी करिएगा, है ना। नेक्स्ट क्लास में इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो लिमिटेशंस आपके सामने लिखी हैं, इन लिमिटेशन को भी एक बार अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, है ना। लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेना, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, अगली क्लास में मैं आपको ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज का जो होमवर्क है, सॉरी ये है आपका होमवर्क, है ना। आज आप होमवर्क में क्या कर सकते हो, इसके 12-13 क्वेश्चन हो गए ना, 14, 15, 16, 17, 18, है ना। हाँ, इतने ही करना, 18 तक ही करना। और यहां पर क्वेश्चन 1 to 16, 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, है ना, यहां तक कर लेना। ये क्वेश्चन हो जाएंगे आपका होमवर्क। ठीक है ना। और भी होमवर्क है आज आपको डीपीपी नहीं मिलेगी। ठीक है ना, आज मैंने काफी सारा होमवर्क आपको वैसे ही दे दिया है। यस, चलिए फिर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। अभी तक की जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग, अभी तक की जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो रैंक अब की बार आई है, अभी तक मेरे हिसाब से 52 रैंक आ गई है ना। और हो सकता है और भी बच्चों का रिजल्ट जैसे जैसे सामने आएगा वैसे वैसे हो सकता है और भी अच्छी रैंक हम लोग प्रोड्यूस कर पाए इस साल, है ना। वैसे हमने 52 रैंक प्रोड्यूस, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है भाई, 52 ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है ना, वो भी बहुत अच्छी रैंक होती है। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से वापस मुलाकात होगी, जिसमें मैं आपको, नेक्स्ट क्लास मतलब कल ही है वापस, है ना। नेक्स्ट क्लास बोले तो कल ही। ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आप सब लोगों से। तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहे दादा, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। होमवर्क दिया है, पूरा होमवर्क बढ़िया ढंग से करके आए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। होमवर्क पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, बिकॉज अभी दे रहा हूं, पूरा दिन पड़ा है तुम्हारे पास, आज और कोई क्लास नहीं है। ये वाले क्वेश्चंस बढ़िया ढंग से खुद सॉल्व करें, ताकि नेक्स्ट क्लास में शुरू में हमारा होमवर्क डिस्कस हो जाए 15-20 मिनट, आधे घंटे में, और फिर उसके बाद 1.5 घंटा हम लोग पूरा अपना डी ब्रोगली वेवलेंथ और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को खत्म कर सके। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।